आज की कहानी है बुद्धि, हाजिर जवाबी और एक ऐसे सवाल की जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं था। तो हुआ यूं कि एक दिन भरी सभा में बादशाह अकबर बदे ही गहरे सोच में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। सारे दरबारी उन्हें देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो शहंशाह ए हिंद को इतना परेशान कर रही है। काफी देर की खामोशी के बाद अकबर ने अचानक सिर उठाया और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी नजरें बीरबल पर जाकर रुक गईं। उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा फैला दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, हम ये जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। अब ये सवाल सुनकर तो सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। किसी ने कहा, हुजूर, सबसे शक्तिशाली तो आप हैं, शहंशाह के हिंद। किसी ने कहा, नहीं, सबसे शक्तिशाली तो ईश्वर है। कोई बोला, महाराज, सबसे ताकतवर तो पैसा है, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। अलग अलग दरबारियों ने अपनी अपनी समझ के हिसाब से जवाब दिए, लेकिन कोई भी जवाब बादशाह अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और मुस्कुराते हुए बोले, आलम पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, इसका जवाब तो मेरे पास है, लेकिन इसे साबित करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें जितना समय चाहिए ले लो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा जवाब ऐसा होना चाहिए जो हमारी तसल्ली करा सके। अगले दिन बीरबल दरबार में एक छोटे से प्यारे से बच्चे को गोद में लेकर हाजिर हुए। वो बच्चा मुश्किल से 1-2 साल का होगा। सब हैरान थे कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब देने के लिए दरबार में बच्चा ले आए। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या है? हमने तुमसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज के बारे में पूछा था और तुम ये बच्चा ले आए। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, जरा इस बच्चे को अपनी गोद में लीजिए। अकबर ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में लिया, बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा और खेलने लगा। वो कभी अकबर की मूंछें खींचता तो कभी उनके ताज को छूने की कोशिश करता। शहंशाह हिंद, जिनसे पूरी दुनिया खौफ खाती थी, उस बच्चे की शरारतों पर बस मुस्कुरा रहे थे। वो बच्चे के साथ बच्चा बन गए थे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने अदब से कहा, आलम पनाह, अब इजाजत हो तो मैं अपना जवाब दूं। अकबर ने बच्चे को प्यार से सहलाते हुए कहा, हाँ बीरबल, बताओ। बीरबल ने कहा, जहां अपना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है एक छोटे बच्चे की मासूमियत। पूरा दरबार एक बार फिर सन्ना रह गया। बीरबल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाया, हुजूर, आपने देखा, ये छोटा सा बच्चा जिसके पास न तो कोई फौज है, न कोई सल्तनत, न ही दौलत, उसने चंद पलों में शहंशाह ए हिंद को अपना गुलाम बना लिया। इसने आपकी मूंछें खींची, आपके शाही ताज से खेलने की कोशिश की। ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत इस पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, लेकिन इसकी मासूमियत के आगे आपका गुस्सा, आपकी शक्ति, सब कुछ पिघल गया। आप बस मुस्कुराते रहे। जो काम बद्धी बद्धी ताकतें नहीं कर सकती, वो काम एक बच्चे की एक मुस्कान और उसकी मासूमियत कर सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक बच्चे की मासूमियत ही है। बीरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह अकबर की आंखें खुल गईं। वो निशब्द हो गए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया और ये मान लिया कि बीरबल का जवाब बिल्कुल सही था। ताकत सिर्फ डराने या जीतने का नाम नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में मुगल सल्तनत का दौर अपनी भव्यता और बादशाह अकबर के दरबार की शानों के लिए जाना जाता है, लेकिन उस चमक दमक के पीछे अक्सर गहरी साजिशें और दिमागी कश्मकश भी चला करती थी। ये किस्सा उस वक्त का है जब बादशाह अकबर अपनी सत्ता के शिखर पर थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैल चुका था। मगर कहते हैं न कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उसे एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। बादशाह अकबर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। कई रातों से बादशाह सलामत को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में एक ऐसा
सवाल गूंज रहा था जिसने उनकी रूह को परेशान कर रखा था। ये सवाल न तो किसी युद्ध का था और न ही किसी राजनीतिक संधि का। ये एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जो खुद बादशाह के जहन में एक काले साए की तरह पनप रही थी। और उन्हें लग रहा था कि अगर इसका जवाब न मिला तो शायद उनकी सल्तनत की नींव हिल जाएगी। एक रोज दरबार एक सजा हुआ था। हवा में इत्र की खुशबू और फानुसों की रोशनी थी। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन बादशाह के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान आज गायब थी। माथे पर चिंता की लकीरें इतनी गहरी थी कि कोई भी उन्हें देखकर सहम सकता था। तानसेन ने अपने वीणा के तार छेड़ने चाहे तो बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। माहौल में एक भारी सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा और राजा मानसिंह जैसे दिग्गज भी बादशाह की इस खामोशी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे चलते हुए दरबार के बीचों बीच आ गए। उनकी चाल में एक अजीब सी आक्रामकता थी। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली और उसे जमीन पर टिका दिया। तलवार की नोक संगमरमर के फर्श से टकराकर एक तीखी आवाज पैदा कर गई। बादशाह ने अपनी लाल सुर्ख आंखों से हर एक दरबारी को घूरते हुए कहा कि आज मैं तुम सबसे एक सवाल पूछने जा रहा हूं। यह कोई साधारण सवाल नहीं है, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। और याद रखना, अगर किसी ने इसका गलत जवाब दिया तो उसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और अगर किसी ने जवाब देने की कोशिश ही नहीं की तो उसे सल्तनत से हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाएगा। दरबार में मौजूद हर शख्स का खून जम गया। बादशाह अकबर को गुस्से में सबने देखा था, लेकिन आज उनके लफ्जों में जो पागलपन था वो पहले कभी महसूस नहीं किया गया था। बीरबल जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे, उन्होंने भी अपनी जगह पर थोड़ा पहलू बदला। बादशाह ने गहरी सांस ली और अपनी पहेली बुझाई। उन्होंने कहा कि बताओ वो कौन है जो मेरे ही दरबार में रहता है, मेरे ही टुकड़ों पर पलता है, मेरी ही दी हुई सांसें लेता है, लेकिन हर पल मेरी मौत की दुआ मांगता है। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मैं उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर मैंने उसे मार दिया तो मैं भी मर जाऊंगा, और अगर वो जिंदा रहा तो वह मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा मारता रहेगा। उसका नाम बताओ और उसे मेरे सामने पेश करो। पहेली सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। ये कैसी पहेली थी भला? ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसे बादशाह प्यार भी करते हैं और जो उनकी जान से जुड़ा है? मुल्ला दोप्याजा ने सोचा कि शायद बादशाह अपने किसी बागी बेटे या रिश्तेदार की बात कर रहे हैं, लेकिन जान से ज्यादा प्यार और मौत की दुआ वाली बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। राजा टोडरमल ने सोचा कि शायद ये कोई बीमारी है, लेकिन बीमारी को पेश कैसे किया जा सकता है? एक एक करके कई विद्वानों ने आगे आने की हिम्मत जुटाई। एक दरबारी ने कांपते हुए कहा कि हुजूर, क्या वो आपकी परछाई है? बादशाह ने गुस्से में अपनी तलवार उठाई और कहा कि बेवकूफ परछाई मौत की दुआ नहीं मांगती और नहीं मैं उससे प्यार करता हूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। उस दरबारी को सिपाहियों ने घसीटकर बाहर कर दिया। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जुबान खोले। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी गूंज सुनाई देती वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था, और बादशाह का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह दहक रहा था। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या मेरे दरबार में सब बुजदिल और मंद बुद्धि भरे हैं? क्या मेरी परवरिश का यही सिला है? अगर सूरज ढलने तक मुझे इस सवाल का जवाब और वो दुश्मन मेरे सामने नहीं मिला तो मैं इस पूरे दरबार को आग के हवाले कर दूंगा। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थी, और वह थे बीरबल। बीरबल अब तक अपनी जगह पर बुद्ध बनकर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे समुद्र में गोता लगा रहे हो। बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि बीरबल, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम्हारी अक्ल पर भी जंग लग गया है, या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बीरबल ने बहुत ही अदब के साथ झुककर सलाम किया और अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जिसने अक्सर बादशाह के गुस्से को पिघलाया था, लेकिन आज वो मुस्कान बादशाह को और भी ज्यादा भड़का रही थी। बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, आपकी पहेली वाकई बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक कि इसका जवाब लफ्जों में देना मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा मुजरिम है जिसे पकड़ना
हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। बादशाह ने गरजते हुए कहा कि पहेलियां मत बुझाओ बीरबल, मुझे वो दुश्मन चाहिए अभी के अभी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि हुजूर, उस दुश्मन को पकड़ने के लिए मुझे आपके साथ अकेले में कुछ वक्त चाहिए और मुझे एक आईने की जरूरत होगी, एक ऐसा आईना जो कद में आपके बराबर हो। बादशाह हैरान थे कि आईने का इस सबसे क्या ताल्लुक है, लेकिन बीरबल के आत्मविश्वास ने उन्हें थोड़ा ठंडा किया। उन्होंने इशारा किया और तुरंत शाही खजाने से एक विशाल और बेहद खूबसूरत आईना मंगवाया गया। दरबार को खाली करने का आदेश दिया गया। अब उस विशाल हॉल में सिर्फ बादशाह, अकबर, बीरबल और वो बड़ा सा आईना था। बीरबल ने बादशाह से अनुरोध किया कि वो उस आईने के सामने खड़े हो जाएं। बादशाह आईने के सामने खड़े हुए। उनका अक्स उसमें साफ दिखाई दे रहा था। शाही पोशाक, सर पर ताज, कमर में तलवार और चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा। बीरबल ने धीमे कदमों से बादशाह के पीछे चलते हुए कहा कि जहांपनाह, अब गौर से देखिए उस अक्स को जो आपके सामने है। बादशाह ने अपने ही प्रतिबिंब को देखा। बीरबल ने पूछा कि हुजूर, आपको क्या दिखाई देता है? बादशाह ने झल्लाहट में कहा कि मैं हूं। और कौन है? बीरबल ने कहा कि नहीं महाराज, थोड़ा और गौर से देखिए, आंखों में देखिए। बीरबल की आवाज में एक सम्मोहन था। बादशाह ने अपनी ही आंखों में झांका। बीरबल ने बोलना जारी रखा कि जहांपनाह, ये जो शख्स आईने में है, यही वह है जो आपके दरबार में रहता है, क्योंकि जहां आप है वही ये है। ये आपके टुकड़ों पर पलता है, क्योंकि आपकी ताकत ही इसकी खुराक है। लेकिन हुजूर, ये शख्स हर पल ये चाहता है कि इंसान अकबर मर जाए और सिर्फ बादशाह अकबर जिंदा रहे। ये आपका अहंकार है, आपका गुस्सा है, आपकी वो जिद है जो ये मानती है कि दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं। ये अहंकार ही वो दुश्मन है जो हर पल आपकी रूह को मारता है, आपको अपनों से दूर करता है, आपको नींद नहीं आने देता और आपको तन्हा कर देता है। लेकिन आप इससे बेइंतहा प्यार करते हैं, क्योंकि यही आपको बादशाह होने का एहसास दिलाता है। अगर आप इस अहंकार को मार देंगे, यानी खुद को पूरी तरह मिटा देंगे, तो बादशाहत भी नहीं रहेगी। और अगर ये जिंदा रहा तो ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। यही वो दुश्मन है जो आपके साथ तख्त पर बैठता है और आपकी मौत, यानी आपके सुकून की मौत की दुआ मांगता है। बादशाह अकबर सन्न रह गए। वो एकटक आईने में अपने चेहरे को देख रहे थे, जो अब गुस्से से तमतमाया हुआ नहीं बल्कि हैरान और कुछ हद तक शर्मिंदा लग रहा था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि महाराज, ये पहेली आपने नहीं, आपके अंदर बैठे इसी अहंकार ने रची थी, ताकि वो दुनिया को ये साबित कर सके कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि इसे सिर्फ आप हरा सकते हैं और इसे हराना ही इसे जीतना है। बीरबल की बातें किसी ठंडे पानी के झरने की तरह बादशाह के तपते हुए दिमाग पर गिरी। जिस गुस्से और बेचैनी ने उन्हें कई दिनों से जकड़ रखा था, वो पल भर में काफूर हो गया। बादशाह की आंखों से पर्दा हट चुका था। उन्होंने देखा कि आईने में अब एक बादशाह नहीं बल्कि एक थका हुआ इंसान खड़ा था, जो अपनी ही महानता के बोझ तले दबा जा रहा था। अकबर ने धीरे से अपनी तलवार को म्यान में वापस डाला। वो पीछे मुड़े और बीरबल को देखा। बीरबल के चेहरे पर न तो जीत का घमंड था और न ही जान बचने की खुशी, बस एक गहरी करुणा थी। अकबर की आंखों में आंसू तैर आए। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और कहा कि बीरबल, तुमने आज सिर्फ पहेली नहीं सुलझाई, बल्कि मुझे उस आग से बचा लिया जिसमें मैं खुद को जलाने जा रहा था। वाकई मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे अंदर ही था और मैं उसे बाहर की दुनिया में ढूंढ रहा था। तुमने मुझे मुझसे ही मिलवा दिया। बादशाह ने उसी वक्त अपने गले से मोतियों की बेशकीमती माला उतारकर बीरबल को पहना दी। जब दरबार के दरवाजे दोबारा खुले और दरबारी अंदर आए, तो उन्हें कोई लाश नहीं मिली और न ही कोई आग। उन्होंने देखा कि बादशाह और बीरबल शतरंज की बिसात पर बैठे मुस्कुरा रहे थे और वो विशाल आईना अब एक कोने में ढका हुआ रखा था। किसी को समझ नहीं आया कि अंदर क्या हुआ, लेकिन उस दिन के बाद से बादशाह अकबर के स्वभाव में एक ठहराव आ गया। उनका गुस्सा कम हो गया और वो पहले से ज्यादा न्यायप्रिय और विनम्र हो गए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई थी, बल्कि पूरी सल्तनत को एक पागलपन के दौर से गुजरने से रोक लिया था। ये किस्सा हमें सिखाता है
कि दुनिया की सबसे खतरनाक पहेलियां और सबसे बड़े दुश्मन अक्सर हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही छिपे होते हैं, और उन्हें सुलझाने के लिए तलवार की नहीं बल्कि आत्मचिंतन और बीरबल जैसी सूझबूझ की जरूरत होती है। इतिहास गवाह है कि जब जब अकबर भट के बीरबल ने मशाल बनकर उन्हें रास्ता दिखाया, और ये कहानी उस अटूट बंधन की सबसे चमकदार मिसाल बनकर आज भी लोगों की जुबान पर जिंदा है। इस तरह एक खौफनाक रात एक खूबसूरत सुबह में बदल गई, और आगरा के किले की दीवारें एक बार फिर बीरबल की जय जयकार से गूंज उठी न। मुगलिया सल्तनत की आन बान और शान का सूरज जब अपने पूरे शबाब पर था, तब हिंदुस्तान के दिल आगरा में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, जहां दूर दूर से फनकार अपनी कला का प्रदर्शन करने आते थे और विद्वान अपनी अक्ल के जौहर दिखाते थे। मगर इस दरबार की चकाचौंध के पीछे हसद और जलन की एक काली दुनिया भी आबाद थी, जो हर वक्त बादशाह के सबसे चहेते और अक्लमंद नवरत्न बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में रहती थी। ये कहानी उस दिन की है जब जलन की ये आग इतनी भड़क गई कि उसने खुद बादशाह अकबर के ज़हन को भी अपनी चपेट में ले लिया, और एक ऐसा खतरनाक मंजर तैयार हुआ जब पूरी सल्तनत को यकीन हो गया कि आज बीरबल का बचना नामुमकिन है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दरबार के कुछ अमीर उमराव और खासतौर पर मुल्ला दोप्याजा बीरबल की बढ़ती हुई शोहरत और बादशाह के दिल में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत से बुरी तरह जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल कोई जादूगर है या फिर बादशाह की आंखों पर पट्टी बंधी है, जो उन्हें बीरबल के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। इन विरोधियों ने मिलकर एक गहरी साजिश रची। उन्होंने धीरे धीरे बादशाह अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। वे हर रोज मौके बेमौके बादशाह से कहते कि जहां पनाह बीरबल अपनी अक्लमंदी का ढोंग करते हैं, और हकीकत में वो आपकी सादगी का फायदा उठाते हैं। वे पीठ पीछे आपकी खिल्ली उड़ाते हैं और दावा करते हैं कि अगर वे न हों तो बादशाह अकबर सल्तनत का एक भी फैसला सही नहीं ले सकते। शुरुआत में तो अकबर ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, मगर कहते हैं न कि अगर पत्थर पर भी लगातार पानी की बूंद गिरे तो उसमें सुराख हो जाता है। ठीक वैसे ही लगातार की गई चुगलियों ने बादशाह के मन में शक का बीज बो दिया। एक रात जब बादशाह अपने शयन कक्ष में थे तो उनके मन में ये बात घर कर गई कि क्या वाकई बीरबल मुझसे ज्यादा समझदार है या वो सिर्फ लफ्फाजी से मुझे बेवकूफ बनाता है। ये शक गुस्से में बदल गया और गुस्से ने एक जिद का रूप ले लिया। बादशाह ने तय किया कि वो बीरबल की अक्ल का एक ऐसा इम्तिहान लेंगे जो आज तक किसी का नहीं लिया गया। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें फेल होने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी। अगली सुबह जब दरबार सजा तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। रोज की तरह हंसी ठिठोली और शेरो शायरी का दौर नहीं चला, बल्कि बादशाह अकबर के चेहरे पर एक खौफनाक संजीदगी थी। उनकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने आते ही फरमान सुनाया कि आज दरबार का कोई भी काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक कि बीरबल मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे देते, और अगर बीरबल जवाब न दे पाए तो आज सूरज ढलने से पहले उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थम गई। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुल्ला दोप्याजा और उनके साथियों के चेहरों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई, क्योंकि उन्हें लगा कि आज उनकी मुराद पूरी होने वाली है। आज बादशाह का गुस्सा बता रहा था कि बीरबल की कोई भी चालाकी काम नहीं आएगी। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए और उन्होंने झुककर बादशाह को सलाम किया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सौम्य मुस्कान थी, हालांकि वो भी माहौल की नजाकत को भाम गए थे। बादशाह अकबर ने अपनी गद्दी से उठते हुए एक ऊंचे और सख्त लहजे में कहा कि बीरबल, तुम अपनी अक्ल पर बहुत इतराते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास हर ताले की चाबी है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाने जा रहा हूं जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और याद रखना, आज लफ जो कि बाजीगरी नहीं चलेगी। बादशाह ने अपनी कमर से एक नायाब खंजर निकाला जिसकी धार पर रोशनी चमक रही थी, और उसे अपने हाथ में नचाते हुए बोले कि बीरबल, गौर से सुनो, मेरा सवाल नहीं बल्कि ये मेरी शर्त है। और शर्त यह है कि तुम्हें अभी इसी वक्त दरबार के बीचों बीच खड़े होकर एक ऐसा वाक्य यानी एक ऐसा सेंटेंस बोलना होगा जिसे सुनकर
मैं मजबूर हो जाऊं। बादशाह ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि ध्यान से सुनना, अगर तुम जो बोलोगे वो सच साबित हुआ तो मैं तुम्हें इस खंजर से यही कत्ल कर दूंगा, और अगर तुम जो बोलोगे वो झूठ साबित हुआ तो मैं तुम्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़वा दूंगा। अब बोलो तुम क्या बोलोगे। शर्त को सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। ये तो मौत का कुआं था, जिसमें एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। अगर बीरबल सच बोलते हैं तो खंजर से मारे जाएंगे, और अगर झूठ बोलते हैं तो तोप से उड़ा दिए जाएंगे। बचने का तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था बादशाह ने। ये एक ऐसा तार्किक जाल था जिसे लॉजिकल पैराडॉक्स कहा जाता है। अकबर की आंखों में जीत की चमक थी। उन्हें यकीन था कि आज उन्होंने बीरबल को मात दे दी है। उन्होंने सोचा कि अब बीरबल कुछ भी कहेगा उसे मरना ही होगा। अगर वो कहेगा कि सूरज पूर्व से निकलता है तो ये सच है और मैं उसे खंजर मार दूंगा। अगर वो कहेगा कि रात में सूरज चमकता है तो ये झूठ है और मैं उसे तोप से उड़ा दूंगा। दरबारियों की धड़कनें रुक सी गई थी। राजा टोडरमल और मानसिंह जैसे बीरबल के शुभ चिंतक भी निराश हो चुके थे, क्योंकि उन्हें कोई हल नजर नहीं आ रहा था। बीरबल कुछ पलों के लिए खामोश रहे। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा, जहां आज रहम की कोई जगह नहीं थी। फिर उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा, जहां कुछ चेहरे उदास थे तो कुछ खुशी से चमक रहे थे। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया। वो जानते थे कि ये वक्त घबराने का नहीं, बल्कि बादशाह के ही फेंके हुए जाल को काटकर बाहर निकलने का है। सन्नाटा इतना गहरा था कि बीरबल के कदमों की आहट भी गूंज रही थी। जब वो आगे बढ़े, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, आपकी शर्त सर आंखों पर, लेकिन क्या आप अपने वादे पर कायम रहेंगे? बादशाह ने गुस्से में कहा कि हम तैमूर के वंशज हैं। हमारी जुबान पत्थर की लकीर होती है। जो कहा है वही होगा। सच पर खंजर और झूठ पर तोप फैसला अटल है। बीरबल ने फिर से एक बार सब की तरफ देखा और बहुत ही ठहराव के साथ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, मेरा वाक्य सुनिए और फैसला कीजिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप मुझे तोप से उड़वाने वाले हैं। बीरबल के मुंह से ये वाक्य निकलते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग इसका मतलब समझने की कोशिश करने लगे। बादशाह अकबर भी पल भर के लिए ठिठक गए। वो बीरबल के इस वाक्य को अपनी शर्त के तराजू पर तौलने लगे, और जैसे जैसे वो सोचते गए उनके चेहरे के भाव बदलते गए। पहले गुस्सा, फिर उलझन, और आखिर में एक हक्की बक्की रह जाने वाली हैरानी। बादशाह का दिमाग चकरा गया। चलिए हम भी समझते हैं कि बीरबल ने क्या खेल खेला था। बीरबल ने कहा था कि आप मुझे तोप से उड़वाने वाले हैं। अब बादशाह के सामने दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये कि अगर बादशाह इस बात को सच मानते हैं तो उनकी शर्त के मुताबिक उन्हें बीरबल को खंजर से मारना होगा। लेकिन अगर वो बीरबल को खंजर से मारते हैं तो बीरबल की बात की आप मुझे तोप से उड़वाने वाले हैं झूठ साबित हो जाएगी। और शर्त यह थी कि झूठ पर तोप से उड़ाना है, खंजर से नहीं। यानी सच मानने पर वो खंजर नहीं चला सकते, क्योंकि खंजर चलाते ही बात झूठ हो जाती है। अब दूसरा रास्ता देखते हैं। अगर बादशाह बीरबल की बात को झूठ मानते हैं तो शर्त के मुताबिक उन्हें बीरबल को तोप से उड़ाना होगा। लेकिन जैसे ही वो बीरबल को तोप से उड़ाएंगे, बीरबल की बात की आप मुझे तोप से उड़वाने वाले हैं सच साबित हो जाएगी। और शर्त यह थी कि सच होने पर खंजर से मारना है, तोप से नहीं। यानी अगर वो तोप चलाते हैं तो बात सच हो जाती है और सजा गलत हो जाती है। बादशाह अकबर बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वो तोप का इस्तेमाल करते हैं तो बीरबल सच बोल रहे थे, इसलिए खंजर चाहिए था। और अगर वो खंजर का इस्तेमाल करते हैं तो बीरबल झूठ बोल रहे थे, इसलिए तोप चाहिए थी। बादशाह के हाथ में पकड़ा खंजर कांपने लगा। वो चाहकर भी बीरबल को न मार सकते थे और नहीं छोड़ सकते थे बिना अपने वचन को तोड़े। ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे बीरबल ने बादशाह के ही शब्दों से बुन दिया था। मुल्ला दुप्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। दरबारी जो अभी तक सहमे हुए थे, धीरे धीरे उनके चेहरों पर मुस्कान आने लगी। वे समझ गए कि बीरबल ने मौत के मुंह से भी निवाला छीन लिया है। अकबर ने अपनी तलवार फेंक दी और अपना सिर पकड़कर बैठ गए। थोड़ी देर तक वो खामोश रहे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी ने दरबार के तनाव को तोड़ दिया। बादशाह ने अपनी गद्दी से उतरकर
बीरबल को गले लगा लिया और कहा कि बीरबल मान गए तुम्हारी अक्ल को। मैंने तुम्हारे लिए मौत का इतना पक्का इंतजाम किया था कि खुद यमराज भी तुम्हें नहीं बचा सकते थे, लेकिन तुमने मेरे ही शब्दों को मेरी बेड़ियों में बदल दिया। आज तुमने साबित कर दिया कि अक्ल से बड़ी कोई ताकत नहीं होती और सूझबूझ से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आज के बाद मैं कभी तुम्हारी काबिलियत पर शक नहीं करूंगा। अकबर ने उसी वक्त अपने खजाने से हीरो का एक बेशकीमती हार निकालकर बीरबल के गले में डाल दिया और उन दरबारियों को कड़ी फटकार लगाई जिन्होंने बादशाह को बहकाने की कोशिश की थी। ये किस्सा जंगल की आग की तरह पूरी सल्तनत में फैल गया और लोगों को यकीन हो गया कि जब तक बीरबल बादशाह के साथ है तब तक अक्ल और इंसाफ का सूरज कभी नहीं डूबेगा। बीरबल ने उस दिन न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि ये सबक भी दिया कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो और हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान अपना धीरज न खोए और ठंडे दिमाग से काम ले तो वो मौत को भी मात दे सकता है। अकबर और बीरबल की ये दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई एक ऐसी पहेली के रूप में जिसे सुलझाना नामुमकिन था, मगर बीरबल ने उसे एक मुस्कुराहट के साथ हल कर दिया। मुगल सल्तनत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया वह दौर जब हिंदुस्तान की तकदीर आगरा के किले से तय होती थी और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और न्याय के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। लेकिन उस दरबार की चकाचौंध और शानो शौकत के पीछे अक्सर ऐसी दिमागी जंग भी लड़ी जाती थी जिसकी गूंज तलवारों की खनक से ज्यादा तेज होती थी। ये किस्सा उस वक्त का है जब बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों के बीच हंसी ठिठोली का दौर एक खतरनाक मोड़ ले चुका था और बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं बल्कि अस्तित्व की हो गई थी। दरअसल हुआ यूं कि दरबार में बीरबल का कद दिन ब दिन इतना बढ़ता जा रहा था कि बड़े बड़े वजीर और सेनापति भी उनके सामने फीके लगने लगे थे। मुल्ला दो प्याजा और खाने आजम जैसे दरबारियों के सीने में जलन की आग दहक रही थी और वे हर वक्त बादशाह के कान भरने की फिराक में रहते थे कि बीरबल अब अपनी हदों को पार कर रहा है और उसे लगता है कि शहंशाह अकबर की अक्ल उसके सामने कुछ भी नहीं है। लगातार की गई इन चुगलियों का असर ये हुआ कि एक दिन बादशाह अकबर के जहन में भी एक शक ने घर कर लिया। उन्हें लगा कि शायद बीरबल वाकई में घमंडी हो गया है और उसे ये गुमान हो गया है कि वो बादशाह को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। ये विचार जैसे ही बादशाह के मन में आया उनके अहंकार को चोट पहुंची और उन्होंने तय कर लिया कि वो बीरबल को एक ऐसा सबक सिखाएंगे जो न सिर्फ उसका घमंड तोड़ेगा बल्कि पूरी सल्तनत को ये दिखा देगा कि असली दिमाग और असली ताकत सिर्फ बादशाह के पास है। ये कोई साधारण योजना नहीं थी। अकबर ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचने की ठानी जिसमें फंसने के बाद निकलने का कोई भी रास्ता तर्क या बुद्धि से न मिले। साजिश की शुरुआत एक तूफानी रात को हुई जब बादशाह ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें एक बेहद गुप्त काम सौंपा। उन्होंने शाही मुहर का इस्तेमाल करके एक ऐसा फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया जिस पर पड़ोसी मुल्क के सुल्तान की मुहर लगी हुई थी और उस खत में लिखा था कि आगरा के दरबार का एक खास आदमी सल्तनत के राज दुश्मन को बेच रहा है और बदले में उसे तख्त पर बैठने का मौका दिया जाएगा। ये खत पूरी तरह से झूठा था और खुद बादशाह ने लिखवाया था, लेकिन इसे इतनी बारीकी से तैयार किया गया था कि इसे पकड़ ना नामुमकिन था और उस खत के नीचे किसी और का नहीं बल्कि बीरबल का नाम और उनके हस्ताक्षर की हूबहू नकल थी। बादशाह का प्लान ये था कि भरी दरबार में बीरबल पर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा और सबूत के तौर पर यह खत पेश किया जाएगा। चूंकि खत और गवाह सब बादशाह के अपने तैयार किए हुए थे तो बीरबल के पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं बचता और जब बीरबल हार मान लेते और अपनी मौत को सामने देखते तब बादशाह अपनी जीत का ऐलान करते और बताते कि यह सिर्फ एक परीक्षा थी। अगली सुबह दरबार सजा और फिजा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी। हमेशा की तरह नवरत्न अपनी जगहों पर थे, लेकिन आज बादशाह के चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि एक खौफनाक संजीदगी थी। बीरबल ने दरबार में कदम रखा तो उन्हें हवा का रुख बदला हुआ लगा। उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें चेतावनी दे दी कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा भी नहीं
और सीधे अपने सेनापति को इशारा किया। सेनापति ने आगे बढ़कर गरजती हुई आवाज में ऐलान किया कि आज दरबार में एक बहुत बड़े गद्दार का पर्दाफाश होने वाला है, जिसने नम कहरामी की सारी हदें पार कर दी है और दुश्मन मुल्क से हाथ मिला लिया है। पूरा दरबार सन्न रह गया, सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी सेनापति ने वो फर्जी खत निकाला और जोर से पढ़कर सुनाया, जिसमें बीरबल द्वारा की गई गद्दारी का जिक्र था। खत खत्म होते ही दरबार में कोहराम मच गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। मुल्ला दुप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर गुस्से का नाटक करते हुए कहा कि बीरबल, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने तुम्हें सराखों पर बिठाया और तुमने हमारी ही पीठ में खंजर घोंपा। इस खत में तुम्हारे दस्तखत है और हमारे गुप्तचरों ने पुष्टि की है कि ये खत तुम्हारे घर से बरामद हुआ है। अब तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने को क्या है? बीरबल शांत खड़े थे। उनका दिमाग बिजली की तेजी से दौड़ रहा था। वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण साजिश नहीं है, क्योंकि अगर कोई और दरबारी ये साजिश करता तो बादशाह पहले तहकीकात करते। लेकिन यहां बादशाह खुद इल्जाम लगा रहे थे और सबूत भी इतना पक्का था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था। बीरबल ने गौर से बादशाह की आंखों में देखा और उन्हें वहां गुस्से के पीछे छिपी हुई एक चुनौती नजर आई। वो समझ गए कि बादशाह उन्हें फंसाना चाहते हैं। ये एक दिमागी खेल है जिसे बादशाह ने शुरू किया है, और अगर बीरबल ने इसका सीधा जवाब दिया या रोकर रहम की भीख मांगी तो वो हार जाएंगे, और अगर उन्होंने बादशाह पर आरोप लगाया कि खत झूठा है तो वो गुस्ताखी मानी जाएगी और उसी वक्त उनका सर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल एक बहुत ही नाजुक डोर पर खड़े थे, जहां एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ जिल्लत। बीरबल ने गहरी सांस ली और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए बोले कि जहांपनाह, अगर ये खत सच है और इस पर मेरे दस्तखत हैं, तो वाकई मैं गुनहगार हूं और एक गद्दार को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे आप जो चाहे सजा दें, मुझे मंजूर है। ये सुनकर बादशाह और दरबारी हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि बीरबल बहस करेंगे, लेकिन बीरबल ने तो गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह को लगा कि खेल खत्म हो गया और बीरबल डर गए, लेकिन तभी बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि जहांपनाह, बस सजा देने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दें। बादशाह ने पूछा, क्या इच्छा है? बीरबल ने कहा कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि इस खत को शाही खजाने में सुरक्षित रखवा दिया जाए और इतिहास में यह दर्ज हो कि बीरबल ने गद्दारी की थी। लेकिन गद्दारी क्यों की थी, इसकी वजह भी मैं आज दरबार में बताना चाहता हूं। बादशाह ने सोचा कि अब ये कौन सी नई कहानी सुनाएगा। उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच चलते हुए कहा कि जहांपनाह, ये सच है कि मैंने दुश्मन सुल्तान को खत लिखा था, लेकिन आपने खत का सिर्फ वही हिस्सा पढ़ा जो आपके जासूसों ने आपको बताया। क्या आपने उस खत को गौर से देखा है? बादशाह ने झल्लाकर कहा कि खत हमारे सामने है, इसमें देखने जैसा क्या है? बीरबल ने कहा कि हुजूर, उस खत की स्याही को गौर से देखिए और उस कागज की खुशबू को सूंघिए। बादशाह ने इशारा किया और खत उनके पास लाया गया। बीरबल ने कहा कि हुजूर, ये कागज समरकंद का खास कागज है, जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बादशाह अकबर के निजी कक्ष में इस्तेमाल होता है, और इस पर जो स्याही इस्तेमाल हुई है वो कस्तूरी और केसर मिली हुई शाही स्याही है, जिसका इस्तेमाल करने का हक सिर्फ शहंशाह को है। अब सवाल यह है कि अगर मैंने गद्दारी की और दुश्मन को खत लिखा, तो मैंने वो कागज और स्याही क्यों इस्तेमाल की जो सिर्फ बादशाह के पास होती है? क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं कि चोरी भी करूं और सबूत भी ऐसा छोड़ूं जो सीधा महल तक ले जाए? बादशाह अकबर अंदर ही अंदर चौंक गए। वो भूल गए थे कि जाल बुनने के चक्कर में उन्होंने अपनी स्टेशनरी का इस्तेमाल करवा दिया था। बीरबल ने उनकी इस चूक को पकड़ लिया था, लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने खेल का पासा पूरी तरह पलट दिया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा कि जहांपनाह, असलियत यह है कि ये खत मैंने नहीं लिखा, बल्कि ये खत खुद भविष्य ने लिखा है। दरअसल मैं पिछले कुछ दिनों से एक ऐसी विद्या पर काम कर रहा था जिससे हम दुश्मन के दिमाग को पढ़ सकें। मैंने ये खत एक जाल के तौर पर तैयार किया था, ताकि ये देखा जा सके कि हमारे दरबार में कौन सा जासूस है जो इस खत को चुराकर आप तक पहुंचाएगा
और आज ये साबित हो गया कि आपके गुप्तचर विभाग में ही दुश्मन के जासूस बैठे हैं, क्योंकि ये खत तो मैंने अपने संदूक में सबसे नीचे छिपा कर रखा था और इसे जाली खत के तौर पर बनाया गया था ताकि दुश्मन मुल्क को गलत फहमी में रखा जा सके कि बीरबल उनका साथ दे रहा है और ऐन वक्त पर हम उन्हें हरा सकें। लेकिन अफसोस कि मेरे इस महान गुप्त योजना को आपके नासमझ जासूसों ने गद्दारी समझ लिया और मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बीरबल की इस कहानी ने पूरे दरबार का माहौल बदल दिया। अब शक की सुई बीरबल से हटकर उन जासूसों और दरबारियों पर घूम गई जो बीरबल को फंसाने आए थे। बीरबल ने बड़ी चतुराई से बादशाह की साजिश को राज्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई अपनी गुप्त योजना में बदल दिया। बादशाह अकबर मन ही मन बीरबल की हाजिर जवाबी की दाद देने लगे, लेकिन वो अभी हार मानने वाले नहीं थे। बादशाह ने सोचा कि बीरबल शब्दों के जाल से निकलना चाह रहा है, तो उन्होंने एक और पैंतरा फेंका। बादशाह बोले कि ठीक है बीरबल, मान लेते हैं कि ये तुम्हारी कोई गुप्त योजना थी, लेकिन कानून तो सबूत देखता है और सबूत तुम्हारे खिलाफ है। या तो तुम अभी साबित करो कि ये योजना राज्य के भले के लिए थी, या फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने अब अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दाव खेला। उन्होंने कहा कि जहां पनाह इसका सबूत इसी खत में छिपा है, आप इस खत को आग के ऊपर हल्का सा गर्म करें। इसमें छिपी हुई असली इबारत सामने आ जाएगी जो मैंने दूध से लिखी थी, ताकि सिर्फ वही पढ़ सके जो इसे आग में तपाने की हिम्मत रखता हो। बादशाह फंस गए। अगर वो खत को गर्म नहीं करते तो बीरबल का दावा सही माना जाएगा, और अगर वो गर्म करते हैं और कुछ नहीं निकलता तो बीरबल कहेंगे कि आग की तपिश कम थी या जासूसों ने खत बदल दिया है। लेकिन बादशाह जानते थे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। फिर भी सबके सामने भ्रम बनाए रखने के लिए उन्होंने मशाल मंगवाई और खत को आग के पास ले गए। जैसे ही कागज गर्म हुआ, जाहिर है उस पर कोई नई लिखावट नहीं उभरी, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन तभी बीरबल चिल्लाए, देखिए जहांपना, देखिए, क्या आपको वो सुनहरा निशान दिखाई दिया? दरबारी अपनी गर्दनें उचकाकर देखने लगे। बादशाह को कुछ नहीं दिखा, लेकिन बीरबल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हुजूर, ये निशान सिर्फ उसे दिखाई देता है जो सच्चा और न्यायप्रिय बादशाह हो, जिसके दिल में अपनी प्रजा और अपने वजीरों के लिए रत्ती भर भी शक न हो। अगर आपको निशान नहीं दिख रहा तो इसका मतलब है कि आपके दिल में मेरे लिए शक है, और जहां शक है वहां कोई भी सबूत काम नहीं आ सकता। बीरबल ने यह बात इतने भावनात्मक और गंभीर तरीके से कही कि इसने बादशाह के विवेक को सीधे चोट पहुंचाई। ये एक मनोवैज्ञानिक वार था। बीरबल कह रहे थे कि अगर आप मुझे गुनहगार मानते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी न्याय दृष्टि धुंधला गई है। बादशाह अकबर सन्न रह गए। वो निरुत्तर हो चुके थे। बीरबल ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां अगर वो बीरबल को सजा देते हैं तो वो एक शक्की और अन्यायी राजा कहलाएंगे, और अगर छोड़ देते हैं तो अपनी हार माननी पड़ेगी। अकबर ने खत को जलती हुई मशाल में डाल दिया और खत धू-धू करके जलने लगा। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी गुप्त योजना वाकई बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि उसे हम भी नहीं समझ पाए। तुमने ठीक कहा, जहां शक हो वहां न्याय नहीं हो सकता, और हम नहीं चाहते कि हमारे और तुम्हारे रिश्ते के बीच शक की कोई दीवार खड़ी हो। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो दरबारी बीरबल की मौत का तमशा देखने आए थे वे अपना सा मुंह लेकर रह गए। बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बादशाह को ये एहसास भी दिला दिया कि आप चाहे कितनी भी बड़ी साजिश रच लें, सच्चाई और बुद्धिमानी को हराया नहीं जा सकता। बाद में जब दरबार बर्खास्त हुआ और बादशाह और बीरबल अकेले में मिले तो अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, सच बताना, तुम्हें कैसे पता चला कि वो खत मैंने ही रखवाया था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह गद्दारी के खत में प्यारे सुल्तान लिखा था, और पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे कभी कभी प्यार से सिर्फ सुल्तान कहकर बुलाते हैं, काल्पनिक उपाधि के तौर पर। वो शब्द आपकी आदत की चुगली कर गया। और रही बात स्याही की, तो खुशबू कभी झूठ नहीं बोलती। अकबर बीरबल की इस सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति को देखकर दंग रह गए, और उन्होंने मान लिया कि बीरबल को फंसाना लोहे के चने चबाने जैसा है। इस घटना के बाद
दरबार में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया और साजिश करने वालों को समझ आ गया कि बीरबल के खिलाफ रची गई हर साजिश उन्हीं के गले का फंदा बन जाती है। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जब मुसीबत चारों तरफ से घेर ले और अपने भी पराये हो जाएं, तब घबराने की बजाय बीरबल की तरह ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी होती है उसका हल उतना ही बारीक होता है। और जो दिमाग का इस्तेमाल करना जानता है वो मौत के मुंह से भी जीत छीन कर ले आता है। हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी भव्यता और विद्वता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। जहां एक तरफ शाही फौजें सीमाओं का विस्तार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ आगरा के किले में मौजूद दीवान खास में अक्ल और दानिशवरी की नई नई इबारतें लिखी जा रही थी। अकबर का दरबार सिर्फ हुकूमत चलाने की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी प्रयोगशाला थी जहां विचारों का मंथन होता था और जहां नवरत्नों की कसौटी पर हर रोज नई पहेलियां और सवाल कसे जाते थे। मगर उस दिन दरबार का मंजर कुछ और ही था। फिजा में हमेशा रहने वाली हंसी ठिठोली और शेरो शायरी की गूंज नदारत थी और उसकी जगह एक भारी और दम घोटने वाली खामोशी ने ले रखी थी। ये खामोशी इतनी गहरी थी कि अगर किसी के हाथ से रेशमी रुमाल भी गिरता तो उसकी आवाज भी तोप की गर्जना जैसी लगती। बादशाह अकबर अपने तख्त ताउस पर विराजमान थे, लेकिन उनकी मुद्रा बहुत गंभीर थी। माथे पर चिंता की लकीरें थी और आंखों में एक ऐसा सवाल तैर रहा था जिसने बड़े बड़े विद्वानों की रूह को कंपा दिया था। दरअसल ये वाकया उस सुबह का है जब बादशाह अकबर अपने शयन कक्ष में जागे तो उनका मन बहुत अशांत था। उन्हें लगा कि वह दुनिया के मालिक है, उनके पास बेशुमार दौलत है, लाखों की फौज है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब उनकी तलवार की धार से नहीं दिया जा सकता। वो तैयार होकर दरबार में आए और बिना किसी भूमिका के उन्होंने एक ऐसा सवाल दाग दिया जो देखने में बहुत सरल था, लेकिन उसकी गहराई समुद्र से भी ज्यादा थी। दरबार सजा हुआ था। राजा मानसिंह, मुल्ला दुप्याजा, तानसेन, राजा टोडरमल और फैजी जैसे दिग्गज अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तभी बादशाह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि मेरे नवरत्नों और मेरे विद्वानों, आज मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब चाहिए। और याद रखना, मुझे किताबी बातें नहीं चाहिए, मुझे ऐसे जवाब चाहिए जो मेरे दिल को तसल्ली दे सकें। और अगर तुम में से कोई भी इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया तो मैं ये मान लूंगा कि मेरे दरबार में अक्लमंदों की नहीं बल्कि चापलूसों की भीड़ जमा है और मैं इस पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दूंगा। बादशाह की इस चेतावनी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। बादशाह ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि ईश्वर कहाँ रहता है। दूसरा सवाल ये कि ईश्वर कैसे मिलता है। और तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल ये कि ईश्वर करता क्या है। सवालों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। देखने में ये सवाल आध्यात्मिक लग रहे थे, लेकिन बादशाह अकबर का मूड बता रहा था कि वो आज दार्शनिक बहस के मूड में नहीं है, बल्कि उन्हें ठोस और सटीक उत्तर चाहिए। सबसे पहले शाही इमाम और बड़े बड़े पंडित आगे आए। उन्होंने वेदों और कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। किसी ने कहा कि खुदा 7वें आसमान पर रहता है, तो किसी ने कहा कि वो कण कण में व्याप्त है। किसी ने कहा कि उसे पाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है, तो किसी ने कहा कि 5 वक्त की नमाज जरूरी है। लेकिन बादशाह अकबर को इनमें से कोई भी जवाब पसंद नहीं आया। वो गुस्से में बोले कि ये सब रटटाई बातें हैं। मैंने किताबों में जो लिखा है वो सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है। मुझे इसका व्यावहारिक जवाब चाहिए, मुझे सबूत चाहिए, मुझे एहसास चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, दरबारियों के पसीने छूटने लगे। मुल्ला दुप्याजा, जो अक्सर बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, आज वह भी नजरें नीची किए बैठे थे, क्योंकि ईश्वर करता क्या है, इस सवाल का जवाब देना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। दोपहर होने को आई और बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि क्या मेरी सल्तनत में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरे इन बुनियादी सवालों का जवाब दे सके। देख, कार है तुम सब पर। तभी दरबार के पिछले हिस्से से खड़ाऊ की आवाज आई और बीरबल अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ आगे बढ़े। बीरबल को देखते ही
डूबते हुए दरबारियों को जैसे तिनके का सहारा मिल गया। लेकिन बादशाह का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने बीरबल को घूरते हुए कहा कि बीरबल, तुम बहुत देर से आए हो, और अगर तुम्हारे पास भी वही घिसे-पिटे जवाब है तो बेहतर होगा कि तुम खामोश ही रहो। बीरबल ने झुककर आदाब अर्ज किया और बहुत ही विनम्रता से बोले कि जहां अपना सवालों के जवाब तो मेरे पास है, लेकिन इन सवालों की तासीर ऐसी है कि इन्हें समझाने के लिए मुझे कुछ वस्तुओं की और आपके थोड़े से धैर्य की जरूरत होगी। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? बीरबल ने सबसे पहले एक कटोरा दूध मंगवाया। दूध का कटोरा आते ही बीरबल ने उसे हाथ में लिया और बादशाह के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने दूध में अपनी उंगली डाली और उसे गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने कटोरे को हिलाया और फिर उसमें झांकने लगे। ये सब देखकर बादशाह को झुंझलाहट होने लगी। उन्होंने पूछा कि बीरबल, ये क्या तमाशा है? मैंने पूछा है कि ईश्वर कहाँ रहता है और तुम दूध के साथ खेल रहे हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा कि जहां पनाह, ये दूध ही आपके पहले सवाल का जवाब है। देखिए, ये शुद्ध दूध है। क्या आप बता सकते हैं कि इस दूध में मक्खन कहाँ है? क्या वो सतह पर तैर रहा है या तली में बैठा है या बीच में है? बादशाह ने कहा कि बीरबल, कैसी पागलों वाली बातें करते हो। मक्खन तो दूध के हर कतरे में मौजूद है, लेकिन वो ऐसे दिखाई नहीं देगा। उसे देखने के लिए दूध को दही जमाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, तब जाकर मक्खन निकलता है, लेकिन मौजूद तो वो पूरे दूध में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस जहांपनाह, यही आपके पहले सवाल का जवाब है। जैसे मक्खन दूध के हर कण में मौजूद होते हुए भी दिखाई नहीं देता, वैसे ही ईश्वर इस संसार के कण कण में मौजूद है। वो हर इंसान में, हर पेड़ में, हर पत्थर में है, लेकिन उसे देखने के लिए भक्ति और ज्ञान के मंथन की जरूरत होती है। बिना मंथन के वह दिखाई नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां है नहीं। बादशाह अकबर इस जवाब से बेहद प्रभावित हुए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि पहला कांटा निकल चुका है। दरबारियों ने राहत की सांस ली। अब बारी थी दूसरे सवाल की कि ईश्वर कैसे मिलता है। बीरबल ने फिर एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जला दिया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा कि जहांपनाह, इस जलती हुई मोमबत्ती को देखिए और बताइए कि इसमें रोशनी कहां से आ रही है। बादशाह ने कहा कि यह रोशनी तो बाती और मोम के जलने से पैदा हो रही है। बीरबल ने कहा कि हुजूर, जिस तरह रोशनी को पाने के लिए मोमबत्ती को अपना आपा जलाना पड़ता है, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, ठीक उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए इंसान को अपना अहंकार जलाना पड़ता है। जब तक मैं का भाव है तब तक ईश्वर नहीं मिलता, और जब मैं न मिट जाता है, यानी अहंकार जल जाता है, तभी ईश्वरीय प्रकाश का अनुभव होता है। ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, खुद को खोना पड़ता है। बादशाह अकबर सन्न रह गए। ये जवाब इतना गहरा और रूहानी था कि इसने सीधे उनके दिल पर चोट की। उन्होंने मान लिया कि बीरबल ने दूसरे सवाल का भी लोहा मनवा लिया है। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी था। तीसरा सवाल सबसे पेचीदा था। ईश्वर करता क्या है? दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सवाल तार्किक कम और जादुई ज्यादा लगता था। लोग सोचने लगे कि बीरबल अब क्या कहेंगे कि ईश्वर दुनिया चलाता है या बारिश करता है। बीरबल कुछ पल खामोश रहे और फिर उन्होंने बादशाह की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि जहांपनाह, इस तीसरे सवाल का जवाब मैं जुबान से बोलकर नहीं दे सकता। इसका जवाब तो केवल अनुभव से दिया जा सकता है, और इसके लिए मेरी एक शर्त है। बादशाह ने पूछा, कैसी शर्त? बीरबल ने कहा कि हुजूर, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे आपके गुरु के स्थान पर आना होगा और आपको मेरा शिष्य बनना होगा, क्योंकि ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। गुरु ऊंचे आसान पर बैठता है और शिष्य नीचे। बादशाह अकबर ज्ञान की प्यास में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने ये शर्त तुरंत मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है बीरबल, मैं आज शिष्य बनने को तैयार हूं। बादशाह अकबर अपने शाही तख्त से नीचे उतरे और दरबारियों के बीच बिछी हुई साधारण चटाई पर जाकर बैठ गए। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया कि हिंदुस्तान का शहंशाह एक मामूली दरबारी के सामने जमीन पर बैठा है। इसके बाद बीरबल बहुत ही अदब के साथ, लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदमों से चलते हुए शाही तख्त पर चढ़ गए और बादशाह की गद्दी पर विराजमान हो गए। ये दृश्य अकल्पनीय था। एक पल के लिए तो सिपाहियों के हाथ भी तलवारों की मूठ पर कस
गए कि ये कैसी गुस्ताखी है, लेकिन बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। बीरबल ने तख्त पर बैठकर नीचे बैठे बादशाह अकबर की तरफ देखा और गंभीर आवाज में पूछा कि महाराज, अब आप बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। बादशाह अकबर ने नीचे से ऊपर देखते हुए कहा कि बीरबल, मैं जमीन पर हूं और तुम तख्त पर हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और कहा कि जहांपनाह, यही आपके तीसरे सवाल का जवाब है कि ईश्वर क्या करता है। बादशाह उलझन में पड़ गए। बीरबल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हुजूर, ईश्वर यही करता है। वो पल भर में राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। अभी कुछ पल पहले तक आप उस तख्त पर थे और दुनिया के मालिक थे और मैं एक मामूली सेवक था, लेकिन उस ईश्वर की मर्जी और इस प्रश्न की लीला देखिए कि अब मैं तख्त पर हूं और आप जमीन पर है। ईश्वर का काम ही यही है कि वो किसी के भी भाग्य को पलट सकता है। वो घमंडियों का सिर नीचा करता है और विनम्र को ऊंचाइयों पर बैठाता है। वो उलटफेर करता है, वो परिवर्तन करता है। स्थिर कुछ भी नहीं है। यही ईश्वर का काम है। बीरबल का यह जवाब सुनते ही बादशाह अकबर के मुंह से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। वो समझ गए कि बीरबल ने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा जीवन का पाठ भी पढ़ा दिया है कि ये सत्ता, ये तख्त, ये सब क्षणभंगुर है और असली ताकत उस ऊपर वाले के हाथ में है जो कभी भी बाजी पलट सकता है। अकबर जमीन से उठे और उन्होंने बीरबल को तख्त से नीचे उतारकर गले लगा लिया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा कि बीरबल, वाकई तुम अनमोल हो। आज तुमने मेरे अहंकार को भी तोड़ा और मेरी जिज्ञासा को भी शांत किया। तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान का स्थान सत्ता से हमेशा ऊपर होता है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो दरबारी बीरबल के फंसने का इंतजार कर रहे थे, वे भी आज उनकी बुद्धिमानी के कायल हो गए थे। मुल्ला दुप्याजा ने भी मन ही मन मान लिया कि बीरबल जैसा हाजिर जवाब इस पूरी कायनात में दूसरा कोई नहीं है। बादशाह ने खुश होकर बीरबल को अपनी उंगली से निकालकर एक बेशकीमती अंगूठी पहनाई और ऐलान किया कि आज से बीरबल को दानिश्वर सल्तनत का खिताब दिया जाता है। इस तरह एक भारी तनाव वाला दिन एक ऐतिहासिक दिन में बदल गया। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जान और इज्जत बचाई, बल्कि बादशाह को भी आध्यात्मिकता और व्यावहारिकता का एक ऐसा संगम दिखाया जो किताबों में नहीं मिलता। ये किस्सा हमें सिखाता है कि दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों के जवाब अक्सर हमारे आसपास की साधारण चीजों और हमारे नजरिए में छिपे होते हैं। बस जरूरत होती है तो बीरबल जैसी पारखी नजर और निडर सोच की जो दूध में मक्खन देख सके और बादशाह को जमीन पर बिठाने की हिम्मत रख सके। मुगलिया सल्तनत का वह दौर जब हिंदुस्तान की फिजाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंजता था और वो नाम था शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, जिनकी हुकूमत का परचम कश्मीर की वादियों से लेकर दक्कन के पठारों तक लहरा रहा था। और आगरा का लाल किला न सिर्फ सत्ता का केंद्र था, बल्कि तहजीब और तमद्दुन का एक ऐसा बेमिसाल नमूना था जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती थी। लेकिन कहते हैं न कि जहां सूरज सबसे ज्यादा चमकता है, वहीं परछाइयां भी सबसे ज्यादा गहरी होती है। ठीक उसी तरह अकबर के दरबार में नवरत्नों की चमक के पीछे हसद और जलन का एक ऐसा अंधकार भी पनप रहा था जो हर वक्त किसी न किसी साजिश के ताने बाने बुनता रहता था। और इस साजिश के केंद्र में हमेशा एक ही शख्स होता था, और वह थे बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और गजब की बुद्धिमानी के कारण बादशाह अकबर के जिगर का टुकड़ा बने हुए थे। लेकिन दरबार के बाकी अमीर उमराव और खासतौर पर मुल्ला दुप्याजा और खाने आजम जैसे रसूखदार लोगों को बीरबल की ये नजदीकी एक आंख नहीं भाती थी। उन्हें लगता था कि बीरबल ने बादशाह पर कोई काला जादू कर रखा है, या फिर वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करके बादशाह को बेवकूफ बनाते हैं, जबकि असली अक्ल और तजुर्बा तो उन खानदानी रईसों के पास है। ये किस्सा उस वक्त का है जब दरबार में बीरबल के खिलाफ सुलग रही ये आग एक ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार थी। हुआ यूं कि पड़ोसी मुल्क फारस के बादशाह ने अपना एक बहुत ही विद्वान और चालाक राजदूत अकबर के दरबार में भेजा, जिसका मकसद सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के बादशाह की अक्ल का इम्तिहान लेना भी था। उस राजदूत का नाम मिर्जा हाशिम था, जो अपनी पहेलियों
और कूटनीतिक चालों के लिए मशहूर था मिर्जा हाशिम के आने की खबर से ही दरबार में खलबली मच गई थी, क्योंकि वो अपने साथ 3 ऐसे सवाल और 3 ऐसी चुनौतियां लेकर आया था जिनके बारे में कहा जाता था कि उनका जवाब देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। बादशाह अकबर ने मिर्जा हाशिम के स्वागत के लिए दीवान खास को दुल्हन की तरह सजवाया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर दरबारियों ने इस मौके का फायदा उठाने की ठान ली थी। उन्होंने मिर्जा के आने से एक रात पहले ही बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने बादशाह से कहा कि जहांपनाह, ये फारस का राजदूत बहुत शातिर है और सुना है कि वो हमारे दरबार की बुद्धिमानी का मजाक उड़ाने आया है। हमें डर है कि बीरबल की हंसी ठिठोली वाली आदत कहीं आपके वकार को मिट्टी में न मिला दे, क्योंकि कूटनीति और राजकाज के गंभीर मसलों में सिर्फ चुटकुलों से काम नहीं चलता, वहां संजीदा और खानदानी अक्ल की जरूरत होती है। लगातार की गई इन बातों ने अकबर के मन में शक का बीज बो दिया। उन्हें भी लगने लगा कि शायद बीरबल सिर्फ दरबार में मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बात सल्तनत की इज्जत की हो तो क्या वो वाकई सबसे बुद्धिमान साबित हो पाएगा? ये सवाल बादशाह को अंदर ही अंदर खाने लगा। अगली सुबह जब दरबार लगा और फारस का राजदूत मिर्जा हाशिम अपने लश्कर के साथ दाखिल हुआ तो माहौल में एक अजीब सा तनाव था। मिर्जा हाशिम ने बहुत ही अदब के साथ बादशाह को सलाम किया और बेशकीमती तोहफे पेश किए, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती थी। उसने भरी दरबार में अपनी बात रखते हुए कहा कि बादशाह सलामत, हमारे सुल्तान ने सुना है कि आपके दरबार में दुनिया के सबसे अक्लमंद लोग बसते हैं, और खासतौर पर एक बीरबल नाम के वजीर की चर्चा तो 7 समुद्र पार तक है। लेकिन मेरे बादशाह का मानना है कि शोर अक्सर खोखले बर्तनों का ही ज्यादा होता है, इसलिए उन्होंने मुझे 3 चुनौतियां देकर भेजा है। अगर आपके सबसे बुद्धिमान वजीर ने इन 3 चुनौतियों को सुलझा दिया तो फारस हमेशा के लिए हिंदुस्तान का लोहा मान लेगा और हम आपको सालाना कर देंगे। लेकिन अगर आपका दरबार हार गया तो आपको ये मानना होगा कि हिंदुस्तान में अक्ल का अकाल है और आपको फारस की अधीनता स्वीकार करनी होगी। ये शर्त सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। ये अब सिर्फ पहली की बात नहीं थी, ये सीधे सीधे युद्ध की धमकी और इज्जत का सवाल था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है मिर्जा, हमारे नवरत्न किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो बड़े ही शांत भाव से बैठे थे। अकबर को रात वाली बातें याद आ गई। उन्होंने अचानक एक फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखा और फिर बीरबल की तरफ उंगली उठाते हुए कड़क आवाज में कहा कि बीरबल, आज बात सिर्फ सवाल जवाब की नहीं है, आज बात मेरी साख की है। लोग कहते हैं कि तुम मेरे सबसे खास हो, लेकिन आज तुम्हें सबके सामने ये साबित करना होगा कि तुम वाकई सबसे बुद्धिमान हो, या ये सिर्फ मेरा वहम है। आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, और अगर तुम इन चुनौतियों में नाकाम रहे तो याद रखना, तुम्हारी सजा सिर्फ मौत नहीं होगी, बल्कि तुम्हें देश निकाला दे दिया जाएगा और तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। बादशाह के इस सख्त रवैये को देखकर बीरबल के विरोधी खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि आज बीरबल का बचना नामुमकिन है, क्योंकि फारस के सवाल यकीनन बहुत मुश्किल होंगे। बीरबल ने बादशाह के गुस्से को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया और झुककर कहा कि जो हुक्म जहांपनाह, मैं अपनी आखिरी सांस तक सल्तनत की इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। अब मिर्जा हाशिम ने अपनी पहली चुनौती पेश की। उसने अपने सेवकों को इशारा किया और दरबार में 2 घोड़ियां यानी 2 मैर्स मंगवाई गई। वे दोनों घोड़ियां देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। उनका रंग, उनका कद, उनकी काठी, यहां तक कि उनकी पूंछ के बाल भी एक जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही घोड़ी को आईने के सामने खड़ा कर दिया गया हो। मिर्जा हाशिम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बीरबल, मेरी पहली चुनौती यह है कि इन दोनों में से एक मां है और एक बेटी है। तुम्हें बिना इन्हें छुए, बिना इन पर सवारी किए और बिना किसी से पूछे ये बताना है कि इनमें से मां कौन सी है और बेटी कौन सी है। याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। दरबारी अपनी अपनी जगह से गर्दन उचकाकर देखने लगे। घोड़ियां इतनी हमशक्ल थी कि कोई भी धोखा खा जाए।
मुल्ला दुप्याजा ने मन ही मन सोचा कि ये तो नामुमकिन है, जानवरों का चेहरा इंसानों जैसा अलग थोड़े ही होता है। बादशाह अकबर भी पशोपेश में पड़ गए, लेकिन बीरबल अपनी जगह से उठे और उन घोड़ियों के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। घोड़ियां शांत खड़ी थी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि इनके लिए थोड़ा सा भूसा मंगवाया जाए, लेकिन भूसा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नाद में डाला जाए। दरबारियों को लगा कि बीरबल तुक्का लगा रहे हैं। भूसा लाया गया और दोनों घोड़ियों के सामने रख दिया गया। जैसे ही घोड़ियां खाने के लिए आगे बढ़ी, बीरबल ने गौर से देखा और फिर बादशाह की तरफ मुड़कर बोले कि जहांपनाह फैसला हो गया। बीरबल ने दाई तरफ वाली घोड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये माँ है और बाई तरफ वाली बेटी है। मिर्जा हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा कि तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये कुदरत का नियम है और एक माँ की ममता है। जब दोनों को एक साथ खाना दिया गया तो जो माँ थी उसने पहले अपनी बेटी को खाने दिया और खुद थोड़ा पीछे हटकर उसे मुंह मारने का मौका दिया, जबकि जो बेटी थी उसने बिना परवाह किए खाने पर मुंह मार दिया। जानवरों में भी माँ का संस्कार होता है कि वो अपनी संतान का पेट पहले भरना चाहती है, इसलिए जो पीछे हटी वो माँ है। मिर्जा हाशिम को मानना पड़ा कि जवाब सही है। दरबार में बीरबल की वाहवाही होने लगी, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। मिर्जा ने अपनी हार को छिपाते हुए कहा कि यह तो आसान था, अब दूसरी चुनौती देखो। उसने अपने थैले से एक बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हीरा निकाला और फिर वैसा ही एक और हीरा निकाला। दोनों हीरे रोशनी में जगमगा रहे थे। मिर्जा ने कहा कि बीरबल, इन दोनों में से एक असली हीरा है जो बेशकीमती है और दूसरा कांच का टुकड़ा है जिसे इतनी कारीगरी से तराशा गया है कि कोई फर्क नहीं बता सकता। तुम्हें बिना किसी जौहरी की मदद लिए और बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए ये बताना है कि असली हीरा कौन सा है, और अगर तुमने असली समझकर कांच को चुना तो समझो तुम्हारी बुद्धिमानी भी कांच जैसी ही है। बादशाह अकबर की धड़कनें फिर तेज हो गई, क्योंकि दोनों पत्थर हूबहू एक जैसे लग रहे थे। बीरबल ने उन दोनों पत्थरों को हाथ में लिया और धूप में ले जाकर देखा, लेकिन दोनों बराबर चमक रहे थे। बीरबल ने उन्हें सूंघा, उन्हें बजाकर देखा, लेकिन कोई खास फर्क पता नहीं चला। दरबारी फुसफुसाने लगे कि अब बीरबल फंस गया। कांच और हीरे का फर्क तो जौहरी भी कई बार नहीं कर पाते, ये तो सिर्फ देखकर बताना है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने बादशाह से कहा कि जहांपनाह, इन दोनों पत्थरों को दरबार के बाहर कड़ी धूप में आधे घंटे के लिए रख दिया जाए। मिर्जा हाशिम हंसा और बोला कि धूप में रखने से क्या होगा, क्या हीरा पिघल जाएगा? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए। आधे घंटे तक दरबार में सन्नाटा और इंतजार का माहौल रहा। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और गर्मी बढ़ रही थी। आधा घंटा बीतने के बाद बीरबल ने सिपाहियों से पत्थर वापस मंगवाए। बीरबल ने दोनों पत्थरों को बारी बारी से छुआ और फिर एक पत्थर उठाकर मिर्जा हाशिम के हाथ में देते हुए कहा कि यह है आपका असली हीरा और वह दूसरा वाला कांच का टुकड़ा है। मिर्जा हाशिम हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुमने ये कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा कि बहुत साधारण सी बात है। असली हीरा कभी भी धूप की गर्मी को अपने अंदर नहीं रोकता, वो हमेशा ठंडा रहता है, जबकि कांच को अगर आप धूप में रखेंगे तो वो तपकर गर्म हो जाएगा। मैंने छूकर देखा, जो पत्थर अभी भी ठंडा था वो असली हीरा है और जो गर्म हो गया था वो कांच है। ये सुनते ही बादशाह अकबर के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी, लेकिन मिर्जा हाशिम अब झुंझला चुका था। उसकी दो बड़ी चालें नाकाम हो चुकी थी। अब उसके पास अपनी आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती बची थी। उसने सोचा कि अब मैं बीरबल को ऐसी जगह फंसाऊंगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। मिर्जा हाशिम ने अपने सेवकों को आदेश दिया और दरबार में एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा यानी एक लॉग मंगवाया गया। ये लकड़ी का टुकड़ा दोनों सिरों से एक बराबर मोटाई का था और उसे इतनी सफाई से काटा और छीला गया था कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि इसका कौन सा हिस्सा पेड़ की जड़ की तरफ था और कौन सा हिस्सा ऊपर तने की तरफ। मिर्जा ने कहा कि बीरबल, मेरी आखिरी चुनौती यह है कि तुम्हें इस लकड़ी के टुकड़े को देखकर बताना है कि इसका कौन सा सिरा जड़ की तरफ का है और कौन सा सिरा ऊपर की तरफ का था। अगर तुम ये बता पाए तो मैं मान
लूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, और अगर नहीं बता पाए तो पिछली 2 जीतों का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह सवाल वाकई पेचीदा था। लकड़ी सूखी हुई थी और उसके रेशे भी साफ समझ नहीं आ रहे थे। मुल्ला दुप्याजा ने राजा मानसिंह के कान में कहा कि अब तो ये गया लकड़ी का सिरा पहचानना तो लकड़हारे के बस की बात भी नहीं होती। जब लकड़ी कट चुकी हो और छिल चुकी हो तो ऊपर और नीचे का भेद खत्म हो जाता है। बीरबल ने उस लकड़ी के टुकड़े को गौर से देखा, उसे उठाया, उसका वजन तोला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर भी अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुक आए। बीरबल की खामोशी से दरबारियों को लगा कि शायद आज बीरबल की हार लिखी है। लेकिन बीरबल थे, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि जहां पनाह, क्या हम शाही तालाब तक जा सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए पानी की मदद चाहिए। मिर्जा हाशिम ने एतराज जताना चाहा, लेकिन शर्त में पानी का इस्तेमाल मना नहीं था। इसलिए पूरा दरबार शाही बागीचे में स्थित तालाब के किनारे पहुंचा। बीरबल ने उस लकड़ी के लट्ठे को उठाया और उसे बहुत ही सावधानी से पानी में डाल दिया। लकड़ी पानी में तैरने लगी, लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं तैर रही थी। उसका एक सिरा पानी में थोड़ा ज्यादा डूबा हुआ था और दूसरा सिरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। बीरबल ने तुरंत उस हिस्से की तरफ इशारा किया जो पानी में थोड़ा ज्यादा डूबा हुआ था और कहा कि मिर्जा साहब, ये वाला सिरा जो पानी में नीचे की तरफ झुका है, यही जड़ की तरफ का हिस्सा है, और जो ऊपर है वो पेड़ की चोटी की तरफ का हिस्सा है। मिर्जा हाशिम अब पूरी तरह स्तब्ध था। उसने कांपते हुए पूछा कि यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया कि जब पेड़ बढ़ता है तो उसका जड़ वाला हिस्सा यानी निचला हिस्सा ज्यादा पुराना और ज्यादा घना होता है, इसलिए वो भारी होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत नया होता है और हल्का होता है। जब लकड़ी को पानी में डाला जाता है तो भारी हिस्सा यानी जड़ वाला सिरा अपने वजन के कारण पानी में ज्यादा डूबता है। ये विज्ञान है, कोई जादू नहीं। मिर्जा हाशिम की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने घुटने टेक दिए और बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा कि जहां पनाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से विद्वान देखे हैं, लेकिन आपके नवरत्न बीरबल जैसी सूक्ष्म दृष्टि और व्यावहारिक बुद्धि मैंने कहीं नहीं देखी। वाकई ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने के लायक है। फारस अपनी हार मानता है और आपकी दोस्ती कबूल करता है। बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक गिल्ट यानी आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी कि उन्होंने दूसरों के बहकावे में आकर बीरबल पर शक किया और उसे इतनी कड़ी परीक्षा में डाला। जब दरबार वापस सजा और मिर्जा हाशिम विदा हो गया तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बादशाह की बीरबल अपनी जगह से उठे और उन घोड़ियों के चारों तरफ एक चक्कर लगाया। घोड़ियां शांत खड़ी थी। बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि इनके लिए थोड़ा सा भूसा मंगवाया जाए, लेकिन भूसा अलग अलग नहीं बल्कि एक ही नाद में डाला जाए। दरबारियों को लगा कि बीरबल तुक्का लगा रहे हैं। भूसा लाया गया और दोनों घोड़ियों के सामने रख दिया गया। जैसे ही घोड़ियां खाने के लिए आगे बढ़ी, बीरबल ने गौर से देखा और फिर बादशाह की तरफ मुड़कर बोले कि जहां पनाह फैसला हो गया। बीरबल ने दाई तरफ वाली घोड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मां है और बाई तरफ वाली बेटी है। मिर्जा हाशिम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हैरानी से पूछा कि तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये कुदरत का नियम है और एक मां की ममता है। जब दोनों को एक साथ खाना दिया गया तो जो मां थी उसने पहले अपनी बेटी को खाने दिया और खुद थोड़ा पीछे हटकर उसे मुंह मारने का मौका दिया, जबकि जो बेटी थी उसने बिना परवाह किए खाने पर मुंह मार दिया। जानवरों में भी मां का संस्कार होता है कि वो अपनी संतान का पेट पहले भरना चाहती है, इसलिए जो पीछे हटी वो मां है। मिर्जा हाशिम को मानना पड़ा कि जवाब सही है। दरबार में बीरबल की वाहवाही होने लगी, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ था। मिर्जा ने अपनी हार को छिपाते हुए कहा कि यह तो आसान था, अब दूसरी चुनौती देखो। उसने अपने थैले से एक बहुत ही चमकदार और खूबसूरत हीरा निकाला और फिर वैसा ही एक और हीरा निकाला। दोनों हीरे रोशनी में जगमगा रहे थे। मिर्जा ने कहा कि बीरबल, इन दोनों में से एक असली हीरा है जो बेशकीमती है और दूसरा कांच का टुकड़ा है जिसे इतनी कारीगरी से तराशा गया है कि कोई फर्क नहीं बता सकता, तुम्हें बिना किसी जौहरी की मदद।
लिए और बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए ये बताना है कि असली हीरा कौन सा है। और अगर तुमने असली समझकर कांच को चुना तो समझो तुम्हारी बुद्धिमानी भी कांच जैसी ही है। बादशाह अकबर की धड़कनें फिर तेज हो गई, क्योंकि दोनों पत्थर हूबहू एक जैसे लग रहे थे। बीरबल ने उन दोनों पत्थरों को हाथ में लिया और धूप में ले जाकर देखा, लेकिन दोनों बराबर चमक रहे थे। बीरबल ने उन्हें सूंघा, उन्हें बजाकर देखा, लेकिन कोई खास फर्क पता नहीं चला। दरबारी फुसफुसाने लगे कि अब बीरबल फंस गया। कांच और हीरे का फर्क तो जौहरी भी कई बार नहीं कर पाते, ये तो सिर्फ देखकर बताना है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने बादशाह से कहा कि जहांपनाह इन दोनों पत्थरों को दरबार के बाहर कड़ी धूप में आधे घंटे के लिए रख दिया जाए। मिर्जा हाशिम हंसा और बोला कि धूप में रखने से क्या होगा, क्या हीरा पिघल जाएगा? बीरबल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराए। आधे घंटे तक दरबार में सन्नाटा और इंतजार का माहौल रहा। सूरज अपने पूरे शबाब पर था और गर्मी बढ़ रही थी। आधा घंटा बीतने के बाद बीरबल ने सिपाहियों से पत्थर वापस मंगवाए। बीरबल ने दोनों पत्थरों को बारी बारी से छुआ और फिर एक पत्थर उठाकर मिर्जा हाशिम के हाथ में देते हुए कहा कि यह है आपका असली हीरा और वह दूसरा वाला कांच का टुकड़ा है। मिर्जा हाशिम हैरान रह गया। उसने पूछा कि तुमने ये कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा कि बहुत साधारण सी बात है। असली हीरा कभी भी धूप की गर्मी को अपने अंदर नहीं रोकता, वो हमेशा ठंडा रहता है। जबकि कांच को अगर आप धूप में रखेंगे तो वो तपकर गर्म हो जाएगा। मैंने छूकर देखा, जो पत्थर अभी भी ठंडा था वो असली हीरा है और जो गर्म हो गया था वो कांच है। ये सुनते ही बादशाह अकबर के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी, लेकिन मिर्जा हाशिम अब झुंझला चुका था। उसकी दो बड़ी चालें नाकाम हो चुकी थी। अब उसके पास अपनी आखिरी और सबसे मुश्किल चुनौती बची थी। उसने सोचा कि अब मैं बीरबल को ऐसी जगह फंसाऊंगा जहां से निकलना नामुमकिन होगा। मिर्जा हाशिम ने अपने सेवकों को आदेश दिया और दरबार में एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा यानी एक लॉग मंगवाया गया। ये लकड़ी का टुकड़ा दोनों सिरों से एक बराबर मोटाई का था और उसे इतनी सफाई से काटा और छीला गया था कि ये पता ही नहीं चल रहा था कि इसका कौन सा हिस्सा पेड़ की जड़ की तरफ था और कौन सा हिस्सा ऊपर तने की तरफ। मिर्जा ने कहा कि बीरबल, मेरी आखिरी चुनौती यह है कि तुम्हें इस लकड़ी के टुकड़े को देखकर बताना है कि इसका कौन सा सिरा जड़ की तरफ का है और कौन सा सिरा ऊपर की तरफ का था। अगर तुम ये बता पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, और अगर नहीं बता पाए तो पिछली दो जीतों का कोई मतलब नहीं रहेगा। यह सवाल वाकई पेचीदा था। लकड़ी सूखी हुई थी और उसके रेशे भी साफ समझ नहीं आ रहे थे। मुल्ला दुप्याजा ने राजा मानसिंह के कान में कहा कि अब तो ये गया लकड़ी का सिरा पहचानना तो लकड़हारे के बस की बात भी नहीं होती। जब लकड़ी कट चुकी हो और छिल चुकी हो तो ऊपर और नीचे का भेद खत्म हो जाता है। बीरबल ने उस लकड़ी के टुकड़े को गौर से देखा, उसे उठाया, उसका वजन तोला, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बादशाह अकबर भी अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुक आए। बीरबल की खामोशी से दरबारियों को लगा कि शायद आज बीरबल की हार लिखी है, लेकिन बीरबल थे, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बादशाह से कहा कि जहांपनाह, क्या हम शाही तालाब तक जा सकते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए पानी की मदद चाहिए। मिर्जा हाशिम ने एतराज जताना चाहा, लेकिन शर्त में पानी का इस्तेमाल मना नहीं था। इसलिए पूरा दरबार शाही बागीचे में स्थित तालाब के किनारे पहुंचा। बीरबल ने उस लकड़ी के लट्ठे को उठाया और उसे बहुत ही सावधानी से पानी में डाल दिया। लकड़ी पानी में तैरने लगी, लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं तैर रही थी। उसका एक सिरा पानी में थोड़ा ज्यादा डूबा हुआ था और दूसरा सिरा थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। बीरबल ने तुरंत उस हिस्से की तरफ इशारा किया जो पानी में थोड़ा ज्यादा डूबा हुआ था और कहा कि मिर्जा साहब, ये वाला सिरा जो पानी में नीचे की तरफ झुका है, यही जड़ की तरफ का हिस्सा है, और जो ऊपर है वो पेड़ की चोटी की तरफ का हिस्सा है। मिर्जा हाशिम अब पूरी तरह स्तब्ध था। उसने कांपते हुए पूछा कि यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया कि जब पेड़ बढ़ता है तो उसका जड़ वाला हिस्सा यानी निचला हिस्सा ज्यादा पुराना और ज्यादा घना होता है, इसलिए वो भारी होता है, जबकि ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत नया होता है और हल्का होता है।
जब लकड़ी को पानी में डाला जाता है तो भारी हिस्सा यानी जड़ वाला सिरा अपने वजन के कारण पानी में ज्यादा डूबता है। ये विज्ञान है, कोई जादू नहीं। मिर्जा हाशिम की बोलती बंद हो चुकी थी। उसने घुटने टेक दिए और बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा कि जहांपनाह, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से विद्वान देखे हैं, लेकिन आपके नवरत्न बीरबल जैसी सूक्ष्म दृष्टि और व्यावहारिक बुद्धि मैंने कहीं नहीं देखी। वाकई ये दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहलाने के लायक है। फारस अपनी हार मानता है और आपकी दोस्ती कबूल करता है। बादशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन साथ ही साथ उन्हें एक गिल्ट यानी आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी कि उन्होंने दूसरों के बहकावे में आकर बीरबल पर शक किया और उसे इतनी कड़ी परीक्षा में डाला। जब दरबार वापस सजा और मिर्जा हाशिम विदा हो गया तो अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बादशाह की आंखों में नमी थी। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया कि आज बीरबल ने न सिर्फ इन 3 सवालों के जवाब दिए हैं, बल्कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि सोने की परख कसौटी पर होती है और इंसान की परख वक्त पर दूसरों की बातों में आकर अपने सबसे वफादार और काबिल साथी पर शक करना एक बादशाह को शोभा नहीं देता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, आप शर्मिंदा न हो। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। आज आपकी इस परीक्षा ने मुझे और भी निखरने का मौका दिया और दुनिया को यह बताने का मौका दिया कि हिंदुस्तान की अक्ल का सूरज कभी नहीं डूब सकता। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, वे अपना सा मुंह लेकर रह गए और उन्हें समझ आ गया कि बीरबल को हराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने अपनी सहज बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान और साख बचाई, बल्कि एक बड़े कूटनीतिक संकट को भी टाल दिया। घोड़ी की ममता, हीरे की ठंडक और लकड़ी का वजन, ये तीनों उदाहरण आज भी ये सिखाते हैं कि असली बुद्धिमानी बड़ी बड़ी किताबों को रटने में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के छोटे छोटे संकेतों को समझने में छिपी होती है। और जब अकबर ने कहा कि साबित करो तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो बीरबल ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से ऐसा कर दिखाया कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी ये जीत लोगों के दिलों में ताजा है। मुगलिया सल्तनत की आन-बान और शान का प्रतीक आगरा का लाल किला अपनी पूरी भव्यता के साथ यमुना किनारे खड़ा था, जिसके गुंबद सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे और जिसकी दीवारों के भीतर हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले हुआ करते थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजा हुआ था, जहां देश विदेश के कलाकार, विद्वान और शूरवीर मौजूद थे। हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू और फानुसों की झिलमिलाती रोशनी ने माहौल को रूहानी बना रखा था, लेकिन इस चमक दमक के बीच एक अजीब सी ऊब और खामोशी बादशाह के चेहरे पर छाई हुई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब सल्तनत में सब कुछ ठीक चल रहा होता था और कोई युद्ध या बगावत नहीं होती थी, तो बादशाह अकबर को एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें अपनी अक्ल की धार को परखने के लिए किसी चुनौती की तलाश रहती थी और उनकी इस तलाश का जरिया अक्सर उनके सबसे चहेते नवरत्न बीरबल ही बनते थे। मगर दरबार में बीरबल की बढ़ती शोहरत कई लोगों की आंखों में खटकती थी, जिनमें मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य अमीर उमराव सबसे आगे थे। वे हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब बीरबल चूके और कब वे बादशाह की नजरों में उसे गिरा सके। उस दिन भी मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह के कान भरने का काम बखूबी किया था। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि जहांपनाह, बीरबल बेशक अक्लमंद है, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ रही है और लगता है कि उनकी बुद्धि पर जंग लगने लगा है। अब वे पहले जैसी पहेलियों को सुलझाने का माद्दा नहीं रखते और शायद हम खामख्वाही उन्हें इतना मान सम्मान देते हैं। बादशाह अकबर को मुल्ला की ये बात चुभ गई। हालांकि वो बीरबल पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन मुल्ला की बातों ने उनके अंदर एक बाल सुलभ जिद पैदा कर दी कि आज बीरबल की एक कड़ी परीक्षा ली जाए। एक ऐसी परीक्षा जो देखने में तो बहुत मामूली लगे, लेकिन जिसका हल निकालना लोहे के चने चबाने जैसा हो। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी जेब से तांबे का एक मामूली सा सिक्का निकाला। यह सिक्का उस जमाने का सबसे छोटा सिक्का था, जिसकी कीमत शाही खजाने के सामने धूल के बराबर भी नहीं थी। बादशाह ने
वो सिक्का हवा में उछाला। सिक्के ने फर्श पर गिरते ही एक खनक पैदा की, जिसने पूरे दरबार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सन्नाटा पसर गया। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा कि बीरबल, ये सिक्का देख रहे हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपनाह देख रहा हूं। बादशाह ने कहा कि आज तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सबूत इस एक सिक्के के जरिए देना होगा। मैं तुम्हें ये एक सिक्का देता हूं और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें इस एक सिक्के से मेरे लिए 4 चीजें खरीद कर लानी होंगी। ध्यान से सुनना बीरबल, एक सिक्का और 4 चीजें। पहली चीज मुझे खाने के लिए चाहिए, दूसरी चीज मुझे पीने के लिए चाहिए, तीसरी चीज मुझे अपने बागीचे में बोने के लिए चाहिए और चौथी चीज मुझे अपनी गैया को खिलाने के लिए चारा चाहिए। याद रखना, सिक्का एक ही है और उससे ये चारों काम होने चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारी अक्ल अब बूढ़ी हो चुकी है और तुम्हें नवरत्नों की पदवी से हटा दिया जाएगा। दरबार में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। मुल्ला दोप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, क्योंकि ये शर्त नामुमकिन थी। एक सिक्के में तो ढंग से खाना भी नहीं आता, फिर पीना, बीज और चारा, ये सब कैसे आएगा, वो भी अलग अलग। ये तो सरासर बीरबल को फंसाने की साजिश थी। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि आज तो बीरबल का फंसना तय है। भला एक सिक्के की क्या औकात है कि वो बादशाह की 4 ख्वाहिशें पूरी कर सके। बीरबल ने उस सिक्के को जमीन से उठाया और अपनी हथेली पर रखा। वो सिक्का बहुत छोटा था, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने बादशाह की चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि जहांपनाह, आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इसके लिए बाजार जाने की इजाजत चाहिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा कि जाओ बीरबल, पूरा बाजार छान मारो, लेकिन याद रखना, शाम ढलने से पहले अगर तुम वो 4 चीजें लेकर नहीं लौटे तो फिर दरबार में अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल दरबार से बाहर निकले। आगरा का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। दुकानें सजी हुई थी और खरीदारों की भीड़ लगी थी। तरह तरह की आवाजें आ रही थी। कोई कपड़े बेच रहा था तो कोई मसाले, लेकिन बीरबल का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो हाथ में वो एक सिक्का लिए गहरे सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि बादशाह ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब किसी सामान्य दुकान पर नहीं मिलेगा। ये कोई गणित का सवाल नहीं था, बल्कि ये नजरिए का सवाल था। बीरबल एक हलवाई की दुकान पर रुके और पूछा कि भाई, एक सिक्के में क्या क्या आ सकता है? हलवाई ने हंसते हुए कहा कि दीवान जी, एक सिक्के में तो बस थोड़ी सी जलेबी आ सकती है, उससे पेट भी नहीं भरेगा। बीरबल आगे बढ़ गए। वो एक शरबत वाले के पास गए। उसने भी यही कहा कि एक सिक्के में बस एक गिलास पानी या बहुत हुआ तो थोड़ा सा शरबत मिलेगा, लेकिन उससे बीज और चारा नहीं मिल सकता। बीरबल की पेशानी पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। दोपहर का सूरज सिर पर आ चुका था और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। बीरबल सोचते जा रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कुदरत ने ये चारों गुण छिपा रखे हों। वह चलते चलते बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां फल और सब्जियां बिक रही थी। वहां एक बूढ़ा किसान अपनी टोकरी में कुछ बड़े बड़े फल लेकर बैठा था। बीरबल की नजर उस टोकरी पर पड़ी। उसमें हरे रंग के बड़े बड़े तरबूज रखे थे। बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। वह उस किसान के पास गए और तरबूज को गौर से देखने लगे। उन्होंने मन ही मन बादशाह की पहेली को दोहराया, खाना पीना, बोना और चारा। आंखों में नमी थी। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और बीरबल को पहना दी। अकबर ने भरे दरबार में ऐलान किया कि आज बीरबल ने न सिर्फ इन 3 सवालों के जवाब दिए हैं, बल्कि मुझे भी एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि सोने की परख कसौटी पर होती है और इंसान की परख वक्त पर दूसरों की बातों में आकर अपने सबसे वफादार और काबिल साथी पर शक करना एक बादशाह को शोभा नहीं देता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, आप शर्मिंदा न हो। लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। आज आपकी इस परीक्षा ने मुझे और भी निखरने का मौका दिया और दुनिया को यह बताने का मौका दिया कि हिंदुस्तान की अक्ल का सूरज कभी नहीं डूब सकता। मुल्ला दोप्याजा और अन्य दरबारी जो बीरबल की हार का तमाशा देखने आए थे, वे अपना सा मुंह लेकर रह गए और उन्हें समझ आ गया कि बीरबल को हराना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। ये कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि कैसे बीरबल ने अपनी सहज बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान और साख बचाई,
बल्कि एक बड़े कूटनीतिक संकट को भी टाल दिया। घोड़ी की ममता, हीरे की ठंडक और लकड़ी का वजन, ये तीनों उदाहरण आज भी ये सिखाते हैं कि असली बुद्धिमानी बड़ी बड़ी किताबों को रटने में नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवन के छोटे छोटे संकेतों को समझने में छिपी होती है। और जब अकबर ने कहा कि साबित करो तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो बीरबल ने शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम से ऐसा कर दिखाया कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी ये जीत लोगों के दिलों में ताजा है। मुगलिया सल्तनत की आन बान और शान का प्रतीक आगरा का लाल किला अपनी पूरी भव्यता के साथ यमुना किनारे खड़ा था, जिसके गुंबद सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे और जिसकी दीवारों के भीतर हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले हुआ करते थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजा हुआ था, जहां देश विदेश के कलाकार, विद्वान और शूरवीर मौजूद थे। हवा में इत्र की भीनी भीनी खुशबू और फानुसों की झिलमिलाती रोशनी ने माहौल को रूहानी बना रखा था। लेकिन इस चमक दमक के बीच एक अजीब सी ऊब और खामोशी बादशाह के चेहरे पर छाई हुई थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब सल्तनत में सब कुछ ठीक चल रहा होता था और कोई युद्ध या बगावत नहीं होती थी, तो बादशाह अकबर को एक खालीपन महसूस होता था। उन्हें अपनी अक्ल की धार को परखने के लिए किसी चुनौती की तलाश रहती थी, और उनकी इस तलाश का जरिया अक्सर उनके सबसे चहेते नवरत्न बीरबल ही बनते थे। मगर दरबार में बीरबल की बढ़ती शोहरत कई लोगों की आंखों में खटकती थी, जिनमें मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य अमीर उमराव सबसे आगे थे। वे हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब बीरबल चूके और कब वे बादशाह की नजरों में उसे गिरा सके। उस दिन भी मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह के कान भरने का काम बखूबी किया था। उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि जहांपनाह बीरबल बेशक अक्लमंद है, लेकिन अब उनकी उम्र बढ़ रही है और लगता है कि उनकी बुद्धि पर जंग लगने लगा है। अब वे पहले जैसी पहेलियों को सुलझाने का माद्दा नहीं रखते, और शायद हम खामख्वाही उन्हें इतना मान सम्मान देते हैं। बादशाह अकबर को मुल्ला की ये बात चुभ गई। हालांकि वो बीरबल पर पूरा भरोसा करते थे, लेकिन मुल्ला की बातों ने उनके अंदर एक बाल सुलभ जिद पैदा कर दी कि आज बीरबल की एक कड़ी परीक्षा ली जाए। एक ऐसी परीक्षा जो देखने में तो बहुत मामूली लगे, लेकिन जिसका हल निकालना लोहे के चने चबाने जैसा हो। अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और अपनी जेब से तांबे का एक मामूली सा सिक्का निकाला। यह सिक्का उस जमाने का सबसे छोटा सिक्का था, जिसकी कीमत शाही खजाने के सामने धूल के बराबर भी नहीं थी। बादशाह ने वो सिक्का हवा में उछाला। सिक्के ने फर्श पर गिरते ही एक खनक पैदा की, जिसने पूरे दरबार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सन्नाटा पसर गया। अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया और एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा कि बीरबल, ये सिक्का देख रहे हो? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जी जहांपनाह देख रहा हूं। बादशाह ने कहा कि आज तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का सबूत इस एक सिक्के के जरिए देना होगा। मैं तुम्हें ये एक सिक्का देता हूं, और मेरी शर्त यह है कि तुम्हें इस एक सिक्के से मेरे लिए 4 चीजें खरीद कर लानी होंगी। ध्यान से सुनना बीरबल, एक सिक्का और 4 चीजें। पहली चीज मुझे खाने के लिए चाहिए, दूसरी चीज मुझे पीने के लिए चाहिए, तीसरी चीज मुझे अपने बागीचे में बोने के लिए चाहिए, और चौथी चीज मुझे अपनी गैया को खिलाने के लिए चारा चाहिए। याद रखना, सिक्का एक ही है और उससे ये चारों काम होने चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो ये मान लिया जाएगा कि तुम्हारी अक्ल अब बूढ़ी हो चुकी है और तुम्हें नवरत्नों की पदवी से हटा दिया जाएगा। दरबार में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। मुल्ला दो प्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, क्योंकि ये शर्त नामुमकिन थी। एक सिक्के में तो ढंग से खाना भी नहीं आता, फिर पीना, बीज और चारा, ये सब कैसे आएगा, वो भी अलग अलग। ये तो सरासर बीरबल को फंसाने की साजिश थी। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे कि आज तो बीरबल का फंसना तय है। भला एक सिक्के की क्या औकात है कि वो बादशाह की 4 ख्वाहिशें पूरी कर सके। बीरबल ने उस सिक्के को जमीन से उठाया और अपनी हथेली पर रखा। वो सिक्का बहुत छोटा था, लेकिन बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने बादशाह की चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि जहांपनाह आपकी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे इसके लिए बाजार जाने की इजाजत चाहिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा कि जाओ बीरबल, पूरा बाजार छान मारो, लेकिन याद रखना शाम ढलने से पहले
अगर तुम वो 4 चीजें लेकर नहीं लौटे तो फिर दरबार में अपनी शक्ल मत दिखाना। बीरबल दरबार से बाहर निकले। आगरा का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। दुकानें सजी हुई थी और खरीदारों की भीड़ लगी थी। तरह तरह की आवाजें आ रही थी। कोई कपड़े बेच रहा था तो कोई मसाले, लेकिन बीरबल का ध्यान इन सब पर नहीं था। वो हाथ में वो एक सिक्का लिए गहरे सोच में डूबे हुए थे। वो जानते थे कि बादशाह ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब किसी सामान्य दुकान पर नहीं मिलेगा। ये कोई गणित का सवाल नहीं था, बल्कि ये नजरिए का सवाल था। बीरबल एक हलवाई की दुकान पर रुके और पूछा कि भाई, एक सिक्के में क्या क्या आ सकता है? हलवाई ने हंसते हुए कहा कि दीवान जी, एक सिक्के में तो बस थोड़ी सी जलेबी आ सकती है, उससे पेट भी नहीं भरेगा। बीरबल आगे बढ़ गए। वो एक शरबत वाले के पास गए। उसने भी यही कहा कि एक सिक्के में बस एक गिलास पानी या बहुत हुआ तो थोड़ा सा शरबत मिलेगा, लेकिन उससे बीज और चारा नहीं मिल सकता। बीरबल की पेशानी पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। दोपहर का सूरज सिर पर आ चुका था और वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। बीरबल सोचते जा रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कुदरत ने ये चारों गुण छिपा रखे हों। वह चलते चलते बाजार के उस हिस्से में पहुंच गए जहां फल और सब्जियां बिक रही थी। वहां एक बूढ़ा किसान अपनी टोकरी में कुछ बड़े बड़े फल लेकर बैठा था। बीरबल की नजर उस टोकरी पर पड़ी। उसमें हरे रंग के बड़े बड़े तरबूज रखे थे। बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। वह उस किसान के पास गए और तरबूज को गौर से देखने लगे। उन्होंने मन ही मन बादशाह की पहेली को दोहराया, खाना पीना बोना और चारा। बीरबल के चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान लौट आई जो अक्सर उनकी जीत का संकेत होती थी। उन्होंने उस बूढ़े किसान से पूछा कि बाबा, ये फल कितने का है? किसान ने बीरबल को पहचान लिया और अदब से बोला कि हुजूर, वैसे तो ये 2 सिक्के का है, लेकिन आप शाही आदमी हैं, आपके लिए एक सिक्के में दे दूंगा। बीरबल ने तुरंत वो सिक्का किसान के हाथ में रख दिया और वो बड़ा सा तरबूज खरीद लिया। शाम होने को थी। सूरज यमुना के पानी में अपनी लालिमा घोल रहा था। दरबार में बादशाह अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। मुल्ला दोप्याजा बार बार वक्त की तरफ इशारा कर रहे थे और कह रहे थे कि जहां पनाह लगता है बीरबल शर्म के मारे भाग गए हैं या फिर खाली हाथ लौटेंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज दुनिया में बनी नहीं है। तभी दरबार के दरवाजे पर प्रहरी ने आवाज लगाई कि नवरत्न बीरबल तशरीफ ला रहे हैं। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिक गई। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक कपड़े से ढकी हुई गोल चीज थी। बीरबल की चाल में गजब का आत्मविश्वास था। वो सीधे बादशाह के तख्त के पास आए और झुककर सलाम किया। बादशाह ने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा कि आओ बीरबल, क्या ले आए? या फिर हार मान ली? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां पनाह, बीरबल का सिर सिर्फ आपके सामने झुकता है, हार के सामने नहीं। आपने जो 4 चीजें मांगी थी वह मैं ले आया हूं, और वह भी उसी एक सिक्के में। बादशाह ने हैरानी से पूछा कि कहाँ है, दिखाओ। बीरबल ने धीरे से वो कपड़ा हटाया और वो हरा भरा विशाल तरबूज सबके सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला दोप्याजा जोर से हंसे और बोले कि देखा जहां पनाह, मैंने कहा था न कि बीरबल की अक्ल अब साथ छोड़ चुकी है। आपने 4 अलग अलग चीजें मांगी थी और ये बाजार से एक साधारण सा तरबूज उठा लाए हैं। क्या ये एक तरबूज आपकी 4 शर्तें पूरी कर सकता है? ये तो बीरबल का मजाक है। बादशाह अकबर भी थोड़े नाराज हुए। उन्होंने कड़क आवाज में कहा कि बीरबल, ये क्या भद्दा मजाक है? मैंने तुमसे खाना पीना, बीज और चारा मंगाया था और तुम ये एक फल ले आए हो। इसका मतलब समझाओ, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। बीरबल ने शांत भाव से एक चाकू मंगवाया और उस तरबूज पर हाथ रखते हुए बोले कि जहांपनाह, थोड़ा सब्र रखें। ये कोई साधारण फल नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है और आपकी पहेली का जवाब भी। बीरबल ने चाकू से तरबूज को बीच से काटा। उसके अंदर का लाल सुर्ख गुदा देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल ने उसका एक बड़ा टुकड़ा काटा और एक तश्तरी में रखकर बादशाह के सामने पेश किया और बोले कि जहांपनाह, यह है खाना, इसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। यह आपकी पहली मांग थी। फिर बीरबल ने तरबूज के गुदे को थोड़ा दबाया, जिससे उसमें से लाल रस टपकने लगा। बीरबल ने उसे एक प्याले में जमा किया और बोले कि हुजूर, ये है पीना। ये मीठा रस आपकी प्यास बुझाएगा। ये आपकी दूसरी मांग थी।
इसके बाद बीरबल ने तरबूज के अंदर से काले काले बीज निकाले और उन्हें अपनी हथेली पर रखकर बादशाह को दिखाया और बोले कि जहांपनाह, ये हैं बीज जिन्हें आप अपने शाही बागीचे में बो सकते हैं और अगली बार ऐसे ही सैकड़ों तरबूज पा सकते हैं। यह आपकी तीसरी मांग थी। अब बारी थी चौथी और सबसे मुश्किल मांग की, चारा। बीरबल ने तरबूज का जो हरा छिलका बचा था उसे उठाया और उसे दिखाते हुए बोले कि हुजूर, ये जो बचा हुआ छिलका है, ये हमारी गैया माता के लिए सबसे बेहतरीन चारा है। इसे खाकर वो खुश हो जाएगी। ये आपकी चौथी मांग थी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मुल्ला दोप्याजा का मुंह खुला का खुला रह गया। जिस चीज को वे बीरबल की बेवकूफी समझ रहे थे, वो दरअसल उनकी बुद्धिमानी का सबसे बड़ा नमूना थी। बादशाह अकबर ने उस तरबूज के टुकड़े को हाथ में लिया और बीरबल की तरफ प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उनकी नाराजगी कपूर की तरह उड़ चुकी थी और उसकी जगह गर्व ने ले ली थी। बादशाह अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि बीरबल, मान गए तुम्हारी सूझबूझ को। तुमने साबित कर दिया कि चीज की कीमत उसके दाम से नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल करने के तरीके से तय होती है। एक मामूली से सिक्के और एक साधारण से फल के जरिए तुमने हमें जिंदगी का इतना बड़ा फलसफा समझा दिया कि अगर नजरिया सही हो तो एक ही जरिए से कई मकसद पूरे किए जा सकते हैं। बादशाह ने खुश होकर अपने गले से हीरों का हार उतारकर बीरबल को पहना दिया और मुल्ला दोप्याजा की तरफ देखते हुए कहा कि अब आपको यकीन हो गया मुल्ला जी कि बीरबल की अक्ल पर जंग नहीं लगा है, बल्कि वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मुल्ला ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उस दिन के बाद से दरबार में किसी ने भी बीरबल की काबिलियत पर शक करने की हिम्मत नहीं की। ये किस्सा न सिर्फ बीरबल की हाजिर जवाबी का प्रतीक बन गया, बल्कि इसने ये भी सिखाया कि संसाधन चाहे कितने भी कम क्यों न हो, अगर इंसान अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। एक सिक्के की ये चुनौती इतिहास में दर्ज हो गई और आज भी जब कोई कम साधनों में बड़ी सफलता पाता है तो लोग बीरबल और उस एक सिक्के की कहानी को याद करते हैं। इस तरह एक तनावपूर्ण शाम एक खुशगवार जश्न में बदल गई और आगरा के किले की दीवारें एक बार फिर बीरबल की जय जयकार से गूंज उठीं। बीरबल ने दिखा दिया कि समस्या का आकार मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसे सुलझाने वाले का दिमाग। हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में मुगल सल्तनत का दौर एक ऐसा सुनहरा अध्याय है जिसकी चमक सदियां बीत जाने के बाद भी फीकी नहीं पड़ी है। और जब भी मुगल दरबार का जिक्र होता है तो शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके सबसे चहेते नवरत्न बीरबल की दास्तान सबसे पहले जुबान पर आती है। आगरा का लाल किला न केवल सत्ता और ताकत का केंद्र था, बल्कि वह एक ऐसी जगह थी जहां अक्ल और दानिश्वरी की रोजाना नई परीक्षाएं ली जाती थी। बादशाह अकबर अपने दरबार की शानो शौकत के लिए जितने मशहूर थे, उतने ही वो अपनी जिज्ञासा और अपने नवरत्नों की काबिलियत परखने की आदत के लिए भी जाने जाते थे। दरबार में बीरबल का कद सबसे ऊंचा था और यही बात कई दूसरे दरबारियों और रसूखदार वजीरों को खटकती थी, जिनमें मुल्ला दोप्याजा और कुछ अन्य दरबारी शामिल थे जो हर वक्त इसी फिराक में रहते थे कि कैसे बीरबल को बादशाह की नजरों में गिराया जाए या कैसे उन्हें किसी ऐसे जाल में फंसाया जाए जहां से उनका निकलना नामुमकिन हो। यह किस्सा उस वक्त का है जब दरबार में एक अजीब सी बहस छिड़ गई थी कि क्या बीरबल वाकई इतने बुद्धिमान है कि वो बादशाह के कहे को भी गलत साबित कर सकें, या फिर वो सिर्फ एक चापलूस है जो बादशाह की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मुल्ला दोप्याजा ने एक दिन एकांत में बादशाह अकबर के कान भरे। उन्होंने कहा कि जहांपनाह बीरबल बेशक अक्लमंद है, लेकिन उनकी वफादारी सच्चाई के प्रति नहीं बल्कि सिर्फ आपकी खुशामद के प्रति है। वो वही फैसला सुनाते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। वो कभी भी आपके खिलाफ जाकर सच बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते, और अगर बादशाह ही झूठ बोल दें तो बीरबल उसे भी सच साबित करने में लग जाएंगे। ये बात बादशाह अकबर के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई। अकबर को बीरबल पर भरोसा था, लेकिन मुल्ला की बातों ने उनके अंदर एक जिज्ञासु बालक को जगा दिया। बादशाह ने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की एक ऐसी परीक्षा ली जाए जो न केवल उनकी अक्ल का इम्तिहान हो, बल्कि उनके चरित्र और उनकी सच्चाई के प्रति निष्ठा का भी सबूत हो।
अकबर ने तय किया कि वो बीरबल के सामने एक धोखे वाला सवाल रखेंगे, एक ऐसा सवाल जिसकी बुनियाद ही झूठ पर टिकी होगी, और देखेंगे कि बीरबल उस झूठ के आगे झुकते हैं या सच का दामन थामते हैं। अगले दिन दरबार खास को एक अलग ही अंदाज में सजाया गया था। फिजा में एक भारीपन था और बादशाह के चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान आज नदारद थी। उनकी आंखें गंभीर थी और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने जैसे ही दरबार में कदम रखा, उन्हें आभास हो गया कि आज हवा का रुख कुछ बदला हुआ है और आज कोई सामान्य दिन नहीं है। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे और मुल्ला दुप्याजा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी, जो बता रही थी कि आज कुछ बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन बादशाह का ध्यान किसी भी राजकाज में नहीं था। वो बार बार मुख्य द्वार की तरफ देख रहे थे। तभी बादशाह के इशारे पर 2 पहरेदार एक बड़े से संदूक को लेकर दरबार के बीचों बीच आए। उस संदूक के पीछे 2 व्यक्ति खड़े थे, जिनमें से एक बहुत ही अमीर व्यापारी लग रहा था और दूसरा एक साधारण सा नौकर। बादशाह अकबर ने अपनी गद्दी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा कि बीरबल, आज हमारे सामने एक बहुत ही पेचीदा मामला आया है और मुझे तुम्हारी अक्ल की सख्त जरूरत है। लेकिन इस मामले की खास बात यह है कि इसमें गवाह कोई और नहीं बल्कि खुद मैं हूं, यानी हिंदुस्तान का बादशाह। बादशाह की ये बात सुनकर दरबार में खलबली मच गई कि भला बादशाह किस मामले में गवाह बन गए। बादशाह ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि बीरबल, ये जो संदूक तुम देख रहे हो, इसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात हैं। ये अमीर व्यापारी जिसे तुम देख रहे हो, इसका दावा है कि ये संदूक इसका है, लेकिन ये जो दूसरा व्यक्ति है, जो इसका नौकर है, वो कह रहा है कि ये संदूक उसका है, क्योंकि उसने इसे अपनी मेहनत की कमाई से भरा है। दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं, लेकिन समस्या यह है कि कोई भी लिखित सबूत नहीं है। यहां तक तो मामला साधारण लग रहा था, लेकिन अब बादशाह ने वो धोखे वाला पासा फेंका जिसके लिए ये पूरी बिसात बिछाई गई थी। अकबर ने बीरबल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि बीरबल, अब मेरी बात गौर से सुनना। कल रात जब मैं भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकला था, तब मैंने एक गली के अंधेरे कोने में अपनी आंखों से देखा था कि ये संदूक इस अमीर व्यापारी के हाथ में था और ये नौकर उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। यानी मेरी गवाही ये कहती है कि संदूक व्यापारी का है, लेकिन ये नौकर अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि संदूक उसका है। अब तुम्हें फैसला करना है कि सच क्या है और संदूक किसका है। याद रखना बीरबल, एक तरफ तुम्हारे बादशाह की आंखों देखी गवाही है और दूसरी तरफ एक मामूली नौकर की फरियाद है। फैसला करो। ये एक ऐसा जाल था जिसमें फंसना तय था। बादशाह ने धोखे वाला सवाल ये पूछा था कि सच क्या है, जबकि उन्होंने खुद एक झूठ कि उन्होंने संदूक व्यापारी के हाथ में देखा को सच बनाकर पेश किया था। दरअसल हकीकत यह थी कि यह पूरा नाटक बादशाह ने रचा था। वो संदूक असल में उस नौकर का ही था जिसे नाटक के लिए तैयार किया गया था, या वास्तव में वो हकदार था और बादशाह झूठ बोल रहे थे। ये एक काल्पनिक स्थिति थी जिसे बादशाह ने पैदा किया था। मुल्ला दुप्याजा और अन्य दरबारी अपनी हंसी दबाए बैठे थे। वे सोच रहे थे कि अब बीरबल क्या करेगा। अगर बीरबल नौकर के पक्ष में फैसला सुनाता है तो इसका मतलब होगा कि वो बादशाह को झूठा कह रहा है और भरी दरबार में बादशाह को झूठा कहने की सजा मौत है। और अगर वो बादशाह की गवाही को मानकर व्यापारी के पक्ष में फैसला सुनाता है तो वो अन्याय करेगा और ये साबित हो जाएगा कि बीरबल सच्चाई का साथ नहीं देता, बल्कि सिर्फ बादशाह की हाँ में हाँ मिलाता है, यानी इधर कुआ उधर खाई। बीरबल अपनी जगह पर खड़े रहे। वो शांत थे, लेकिन उनका दिमाग बिजली की गति से चल रहा था। उन्होंने बादशाह के चेहरे को गौर से देखा, जहां उन्हें एक चुनौती दिखाई दी। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण मुकदमा नहीं है, बल्कि ये उनकी वफादारी और न्यायप्रियता की परीक्षा है। वो जानते थे कि बादशाह कभी भी अन्याय का साथ नहीं दे सकते, और अगर वो किसी एक पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं जो गलत लग रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। बीरबल ने उस संदूक को गौर से देखा, फिर उस व्यापारी के हाथों को देखा जो बहुत ही कोमल और साफ सुथरे थे, और फिर उस नौकर के हाथों को देखा जो खुरदरे और मेहनत मशक्कत वाले लग रहे थे।
बीरबल का अनुभव कह रहा था कि इतना भारी संदूक उठाने और मेहनत की कमाई रखने वाला वो नौकर ही होना चाहिए। लेकिन बादशाह की गवाही दीवार बनकर खड़ी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि जहांपनाह, आपकी गवाही सर आंखों पर। जब खुद जलीलाही ने अपनी आंखों से देख लिया तो फिर सबूत की क्या गुंजाइश रह जाती है। दरबारियों को लगा कि बीरबल डर गए और उन्होंने हार मान ली। मुल्ला दुप्याजा की आंखों में जीत की चमक आ गई। लेकिन बीरबल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन हुजूर, इंसाफ का तकाजा है कि हम संदूक से ही पूछ लें कि उसका मालिक कौन है। बादशाह हैरान हुए और पूछा कि बीरबल, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या निर्जीव वस्तुएं भी कभी बोलती है? बीरबल ने कहा कि हाँ, जहां पनाह, सच की अपनी एक जुबान होती है, बस उसे सुनने वाले कान चाहिए। बीरबल ने आदेश दिया कि एक बड़ा कड़ाहा मंगवाया जाए और उसमें पानी खौलाया जाए। दरबार में सन्नाटा पसर गया कि आखिर बीरबल करने क्या वाले हैं। पानी गर्म हो गया और भाप निकलने लगी। बीरबल ने उस संदूक को खोला। उसमें सोने के सिक्कों के साथ साथ कुछ पुराने औजार और कपड़े भी रखे थे। बीरबल ने उन सिक्कों में से कुछ सिक्के निकाले और खौलते हुए पानी में डाल दिए। सब लोग सांस रोके ये तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद बीरबल ने पानी को गौर से देखा और